बोल के लब आजाद हैं तेरे लहरों के दोष पर आवाज की इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस प्रोग्राम में। इसका नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे 4 to 6 मंडे टू फ्राइडे ऑल वीक डेज। सुनते हैं जी आप हमको और हम आपको। शो का नाम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे लब क्योंकि आज़ाद हैं आज स्पेशली आपके, वो है हमारे लिसनर शो की वजह से। तो आज हमारा, जब हम रेडियो पे सिर्फ करते हैं तो सिर्फ लिसनर शो होता है, लेकिन आज ये लिसनर स्लैश व्यूअर्स शो हो गया है जी। या जैसे एज आई वी यूज टू पुट इट बैक इन द डे, एंड ऑब्लिक और, ठीक है, या दोनों के लिए या एक एक के लिए या फिर जो भी आपने डिसाइड करना है। 9725019290 ये स्पेशल शो इसलिए रखा गया जी आप लोगों के लिए क्योंकि इतने हम टॉपिक्स के ऊपर जब बात करते हैं ना तो बहुत सारी बातें आपके जहन में होंगी, शो के बारे में होंगी, कॉन्सेप्ट के बारे में होंगी, जो भी आपने या कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही होती है तो लिसनर शो में जो पिछले टॉपिक्स गुजरे हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। कोई नई चीज़ है, कोई नया टॉपिक देना चाहते हैं, अभी शो शुरू किया है सुनना आपने, तो उसके बारे में कुछ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश अगर आपके को लगती है तो उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो नंबर हमारा है 9725019390। और साथ साथ हम आपको बताते चले कि अगर ये फेसबुक लाइव काम ना करे, साउंड में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दुनिया के आप जिस कोने में भी रहते हैं, हल्का फुल्का सा 1.7 1.9 में आपको MBs में, इतना हल्का जो है ना ऐप कहीं नहीं मिलेगा आपको। है हल्का लेकिन स्वस्थ है, टिकाऊ है। जब आप चेकआउट करेंगे उसको आईफोन पे, एंड्रॉयड पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, स्टूडियो का नंबर आपकी आसानी के लिए 9725019390। हर बंदा जो जो आपके दिल में है बात कर सकता है। कोई मेहरबान है हमारे साथ, रेडियो आजाद, यूर ऑन द एयर। लेट्स डू द फर्स्ट लकी कॉल ऑफ द डे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लिसनर शो है अभी आप अपनी ऐप के बारे में बता रहे थे ना, कितना हल्का फुल्का सा है, तो आपका शो हमें हल्का फुल्का कर देता है, सारी स्ट्रेस खत्म हो जाती है। तो कई लोगों को ये बड़ा भारी भारी लगता है। वो खुद भी बहुत भारी भारी। हाँ जी, उनकी जात और उनकी जो है ना सोचें और उनका जहन खुद बहुत भारी हुआ होता है जी। अच्छा दादाजी, मुझे आपसे 2 क्वेश्चन करने। शुरू करें, आज तो लिसनर शो है, जो आपका दिल चाहे करें। अच्छा, मुझे पहली बात ये पूछनी है कि आपने, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि आपने इतना सारा काम किया डिफरेंट काइंड की फील्ड में, लाइक आपने एक्टिंग की, आपने मूवी में काम किया, आपने स्टेज शो किया, आप राइटिंग करते हैं, आप रेडियो शो करते हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या आप करते हैं। फौज कभी मत भूला करें, फौज में होने की वजह से ये सारी मौज में है हम। हाँ जी, ठीक है जी, आप आर्मी में थे, असल काम वो है। इतनी सारी फील्ड के अंदर आप रहे, तो अब मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने की और आपको फील हुआ कि उसने आपकी जिंदगी बदल दी इन सारी चीजों को? एक ऐसी चीज जिसको करने के बाद ये मैं सारी चीजें कर सका, ठीक है, वो सुनहरा उसूल जो है, ठीक है, हाँ, हमारा अपना पर्सनल सुनहरा उसूल, बाकी तो हर बंदे के अपने अपने सुनहरे उसूल होते। एक सवाल हो गया जी। अच्छा, दूसरा सिंपल सा है कि क्या लोग बदल सकते हैं? बड़ा छोटा सा और बड़ा भारी सवाल है। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, 2 सवाल आगे हैं। ऐसा करते हैं, अभी मेरे पास क्योंकि लाइंस हैं, आप थोड़ा सा धीरज रखिएगा, ये मैं ज़रा शो शुरू कर लूँ, फिर मैं आपकी कॉल सबकी लेता हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा। और अभी मैंने हटाए फिर हटा देता हूँ, थोड़ा सा ठहर जाइए ज़रा। मैं ये इनके 2 सवाल, क्योंकि फिर इस तरह ये होता है सवाल एंड में जमा हो जाते हैं, फिर ऑडियंस को मज़ा नहीं आ रहा होता, तो साथ साथ हम नहीं चल पाते। पहला सवाल ये, जैसा हमने क्या चीज़ किया जिसकी वजह से हमने इतने सारे काम जो है वो कर पाए। तो मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अपने साथ की और यंग एज में कर ली, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि अगर मैं इसको सॉर्ट आउट नहीं करता तो ये मामलात नहीं चल सकते थे। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, मुझे अपनी नीड्स एंड वांट्स को फिगर आउट करना था कि मेरी असल ज़रूरत क्या है। वो नहीं जो दुनिया ने बता दिया या वो जो सब कह रहे हैं, या वो, क्योंकि वो सब मैंने करके देखा, उससे काम नहीं चल रहा था। सबसे पहले मैंने अपनी नीड्स को फिगर आउट किया कि मेरी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, जिनके ऊपर मुझे, वो ज़रूरियात जिसके ऊपर मेरी ज़िंदगी डिपेंड करती है, वो निकालने के बाद मैंने मिनिमलिस्ट होकर, जैसे मैंने अपने रोल मॉडल खान जी और 2-3 और लोग जो मुझे पसंद थे जब मैं बड़ा हो रहा था, मिनिमलिस्ट होना, कम से कम खर्च बाला नशीन में, इससे बुनियादी ज़रूरतों के ऊपर रहना और उसको कम करना, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरी ज़िंदगी आसान की। और तीसरी चीज़ मैंने ये फिगर आउट की कि मैं इस ज़िंदगी के सफ़र में, क्या मैंने हज़ारों साल जीना है, कितने साल तकरीबन जीना है, इतने जीने के लिए कितनी मेरी ज़रूरत है, क्या मेरी ख्वाहिशात हैं, और इस सफ़र को मुझे इंजॉयबल कैसे बनाना है। जब मैंने ये 3 चीज़ें अपने जहन में क्लियर कर ली ना, तो उसके बाद फिर
बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली पता था कि ये काम करना है या नहीं करना, इनके साथ काम करना है या नहीं करना, इस मामले में इन एनवायरनमेंट को बनाना है या नहीं काम करना। और तीन चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक है जी आप ख्वाहिशात को ठीक कर लें अपनी और कम कर लें। जब आप ये करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ज़रूरियात को कम कर लें और ठीक कर लें, ख्वाहिशात को कम कर लें और ठीक कर लें। ठीक हो गया। और एक और चीज़ जो है वो एक्सपेक्टेशन, दुनिया से अपनी एक्सपेक्टेशन तो लगाई नहीं जाती, वो लग जाती है। हम भी समझते हैं ऐसी दुनिया में रहते हैं हम भी ना। एक्सपेक्टेशन को कम कर लें, कम करने से पहले ठीक कर लें कि असल एक्सपेक्टेशन क्या लगानी है आपने। अगर आप ये चीज़ें फिगर आउट कर लेंगे ना, और इसके लिए मुझे कुछ थोड़ा सा काम करने पड़े, कोई प्रोफेशन देखने पड़े, कुछ लोगों से मिलना पड़ा, फैमिली के अंदर चीज़ों को देखना पड़ा, अपनी कमज़ोरियों को देखना पड़ा, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना पड़ा, इन तमाम चीज़ों को फिगर आउट करके ये सारी चीज़ें, कुछ पढ़ना पड़ा, कुछ ऑब्जर्व करना पड़ा, कुछ चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ा, क्योंकि दुनिया जो कह रही थी वैसे तो सब नहीं चल रहा था। ठीक, तो ये काम करके इसको सॉर्ट आउट करना पड़ा, और उसके बाद ज़िंदगी बहुत आसान होगी, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल जाती है आपको। उसके बाद मसाइल वैसे नहीं रहते जैसे आपके होते। और फिर ये जो तीनों मैंने अभी आपको बातें बताई हैं ना, इससे मुझे सिद्धार्थ याद आ गए। सिद्धार्थ अगर आपने बुक नहीं पढ़ी, थोड़ी सी 150 पेजेस की बुक है, अगर उर्दू में पढ़ लें, जो अगर आपकी लैंग्वेज ऑफ थॉट क्या है उसमें किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे आप बहुत अच्छी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे। कशीद अच्छा कर लेते हैं आप। तो उसमें सिद्धार्थ ने भी तीन जो बातें की थी ना, उन तीन बातों से इसका आगे पीछे कहीं ना कहीं गठजोड़ हो जाता है। तो जब ज़िंदगी में आए, वो मैंने उस दिन भी शायद किसी शो में बताया था, वो वापस अपनी ज़िंदगी में आए जब सब मुराकबा करने के बाद, एक बड़ी अमेजिंग किस्म की जो उनकी लाइफ थी शहजादों वाली, वो जीने के बाद जब आम जिंदगी में वापस आए, तो उन्होंने कहा मैं आम आदमी की तरह चीज़ें करके देखना चाहता हूँ कि क्या फीलिंग होती है जिसकी वजह से मोह माया जो है इससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। तो वो काम करने गए एक बंदे के पास, तो वो बंदा, इस पे बुक भी है, ये भी नोबेल प्राइज़ विनर है, वो बुक चेक कर लीजिएगा, हरमन हेस की भी है, हेस से भी कहते हैं लोग उर्दू में जैसे लिखा जाता है। इसके ऊपर फिल्म भी है, अगर आप उसको फिगर आउट करें सिद्धार्थ तो मिल जाएगी आपको। तो उसे कहते हैं, मैं तो उसे कहा आप क्या कर सकते हैं, आपको तो कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं, मैं 3 काम कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी वो क्या 3 काम है? तो उन्होंने कहा मैं सोच सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ और मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। ये 3 चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है जी। आपका वो सवाल कि लोग बदल सकते हैं कि नहीं, ये सवाल को शुरू यहाँ से पहले तो मैं ये बता दूं और फिर मैं दूसरा कॉलर ले लूं कि ये सवाल ही ठीक नहीं है। वो मुनीर नियाज़ी साहब कहते थे ना, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। तो ये सवाल के लोग ठीक हो सकते हैं, इसका जवाब है नहीं। लेकिन अलबत्ता मैं तो, वो तो, हाँ तो, ये तो, वो तो, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन कोई है हमारे साथ, रेडियो आज़ाद ऑन दी। हेलो जी आजाद, कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? चलो भाई, बस खुदा का शुक्र है, खूब तरक्की करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल। लिसनर शो में आज कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं तो जानती हूँ शायरी करूंगी। जी करिए। Anyway, अच्छा सुनो, 1 मिनट। इरशाद। न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए, न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए, किसी ने हाथ बढ़ाया तो दोस्ती के लिए। किसी ने हाथ बढ़ाया जो दोस्ती के लिए। हाँ, बहुत अच्छे। जाने खुलूस व रूह तमन्ना किसे कहें। इतना मुश्किल आज मिसरा निकाल रही हैं आप, माशाल्लाह। जाने रूह तमन्ना फूल की पत्ती से भी कट कहे, सकता है हम हीरे का उसको जिगर। ढूंढते हैं जो अपना मुझे कहे। बहुत अच्छे, आप ढूंढते रहिए, सब दुनिया ढूंढ रही है। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रेडियो आजाद, यूर ऑन द एयर। हेलो, मेहरबान, कदरदान, भाईजान, साइंसदान, कौन है आप? रेडियो आजाद, यूर ऑन द एयर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? 1 मिनट, मैं असल में सुन रही थी, उस पे भी तो वो डिले हो जाता है जरा सा। जी जी, फेसबुक पे आपको आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल क्लियर है तस्वीर? जी बिल्कुल। बीच ठीक। में गायब हो गई थी थोड़ी सा इसमें मेरी ऐप में, ओके, लेकिन अब सही है। सही। पहला सवाल ये है कि आजकल हम देख रहे हैं पूरे ग्लोबल विलेज के तहत हम मर्जिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन रेस एंड कल्चर्स एंड सोसाइटीज हो रहा है जी। और वैसे हम बहुत सारी चीजें देखते हुए कहते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो असल चीज है, कि वो डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स लोग, जबानें, खाने,
कपड़े, हर चीज रंगारंगी लाती है डाइवर्सिटी जी। लेकिन मैंने इस इतने साल जिंदगी में ये देखा, अपने मुल्कों को छोड़ के आते हैं और दूसरी जगह आबाद होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम किसी तरह आबाद नहीं हो पाते। मोस्ट ऑफ अस, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल ह्यूमन नेचर, और हम अपने ही मुल्क जैसा, अपने ही कल्चर जैसा सेम एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट करते हैं जहाँ रह रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन द पास्ट और लिविंग विद रिग्रेट्स। क्या हम क्यों आए, हमने क्यों मुल्क छोड़ा, और पलट पलट के हम वापस जाते हैं। तो मैं काफी दिनों से इस पे गौर करते हुए सोच रही थी कि मर्जिंग एंड मिक्सिंग ऑफ रेसेस, कल्चर्स, एंड ये चीज सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पका देती है जी। अगर आप खिचड़ी कह लें, इसको खिचड़ा कह लें, क्योंकि जो एक डाइवर्सिटी का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और दूसरा ये कि एक्सेप्टेबिलिटी जो आज ब्लैक लाइफ मैटर, या आई वुड से एनी लाइफ, अदर लाइफ ऑल्सो मैटर्स, जिसमें हम काले को काला ही समझते हैं, ब्राउन को ब्राउन ही समझते हैं, चपटे को चपटा ही समझते हैं। सो हमारी मेंटल जो बेसिक थिंकिंग के जो पैटर्न्स है वो डीप डाउन इतने इम्प्रिंटेड है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। तो मुझे ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम्स, दुखीपना और ज्यादा मैं कहूंगी कि अडेप्टेशन का एलिमेंट नजर आता है आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ लिविंग इन अदर सोसाइटीज एंड अदर कल्चर्स। आपका जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है, पर्टिनेंट है, रिलेटेड है हम तमाम लोगों की लाइफ से। अगले जो आपके पॉइंट्स हैं उसमें भी मैं चाहूँगा कि आपके जो पॉइंट्स हैं, और इस तरह के और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मुझे गाहे गाहे साथ साथ जाते हुए देते रहिएगा, ताकि मैं उसके बारे में बात भी करता रहूँ और हमारे पॉइंट्स। दूसरा दूं या वेट करूँ? अभी फिलहाल इस एक मुझे दे दीजिए आपने, क्योंकि ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है और पॉइंट भी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपसे। ठीक, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। 9725019390। ये जो मिक्सिंग, ये जो अमेरिका को ना यहाँ पे मेल्टिंग पॉट भी कहा जाता है, तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब से, मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं और यहाँ रहने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा था ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सोच लेना। मैं कहता होता हूँ ना अक्सर कि बाकी तमाम जो स्पीशीज़ हैं, ये चरिंद परिंद, जानवर, दरिंदे, ये सारे, ये सब करने के लिए पैदा हुए हैं। इंसान जो है वो वाहिद है जो कि सोच कर करने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि ये सारे बाकी इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस पे चल रहे हैं, लेकिन इंसान बेसिक इंटेलिजेंस से तरक्की करता हुआ, और इसको जो दी गई है वो जो डिवाइन स्पार्क जिसको कहते हैं, जिस पे इकबाल का पूरा खुद ही का फ़लसफ़ा खड़ा है जिसके ऊपर, ठीक है जी, बंदा ए मोमिन सारा उसके ऊपर बाद में खड़ा हुआ, उस सारे का सारा जो है ना वो उस जौहर को, उस आंसर को, उस एलिमेंट को पहचानने और फिगर आउट करने का है, जो कि सोच से शुरू होता है। चलिए आज का ये शो सोच को डेडिकेट करते हैं। सोच क्या है, सोचना कैसे होता है, और जब हम सोच कर नहीं करते, जब हम माइग्रेशन करते हैं बिना सोचे करते हैं, जब हम रिश्ते करते हैं बिना सोचे करते हैं, सब करते हैं या सिर्फ पैसों के लिए मैं जा रहा हूँ। ये एक ज़माने में कैलिफोर्निया लोग जाते थे, गोल्ड के लिए लोग जाया करते थे। कैलिफोर्निया से याद है मुझे, एक आदमी ने बड़े मज़े की बात ली, क्योंकि मैं एलए में रहा भी हूँ, एक्टिंग कोर्स वगैरह भी करने और बाकी फिल्म करने भी जाता हूँ। सो उसमें बड़े मज़े का था, उसने कहा कि अगर पूरी दुनिया एक टेबल पे एक मैप रख के ना, पूरी दुनिया उसके ऊपर सजा दे कोई, और एक कोने से उसको पकड़ के ना ऐसे कर दें, तो पूरी दुनिया का जो गंद है ना वो एलए में जाके गिरेगा। जिस पॉइंट पे वो सारा गंद जमा होगा वो एलए। ये ऐसे एक बंदा दोस्त ने कहा था, मेरे जहन में आपकी बात से ये बात आ गई। सो पहले जब आपने सोचा ही नहीं कि आप इमिग्रेशन या माइग्रेशन क्यों करना चाहते हैं, जब आपने सोचा ही नहीं कि मकसद क्या है, जब आपने उस जगह नहीं माइग्रेशन की जिसकी एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि आपने डेस्परेट होकर ये चीज़ें की हैं। सो जब भी आप कोई काम डेस्परेट होकर करते हैं, क्लिंग ऑन करते हैं या लीच ऑन करते हैं चीज़ों को, क्योंकि सब करते हैं, तो फिर उसके यही नतायज और यही रिजल्ट्स आते हैं। ये बात कि ड्वेलिंग इन द पास्ट, पीछे रहना, भाई हम काश वहाँ रहते, यहाँ से जो लोग कहते रहते हैं ना कि वहाँ रहते, वो जाते हैं वहाँ 2-4 महीनों में पागल हो जाते हैं, पावे से उनकी शक्लें हो जाती हैं, सर में लगता है मट्टी, रिश्तेदारों से लड़ के पागल हुए जा रहे होते हैं, हर चीज़ में गलतियाँ निकाल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अजीब रोमांटिसाइज उन्होंने जहन में किया होता है, क्योंकि उन्होंने किसी को सुन लिया था कि परदेश में अगर आप देश नहीं बना सकते ना, और देश भी वैसा क्या था, वो इसकी बड़ी सी फैसिनेशन है उन लोगों के लिए जो कि वापस जाना चाहते हैं, वो जा नहीं सकते। वो बड़े अच्छे मिसरे थे। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर,
हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, आंख से टपके जो कभी आंसू रुख से बहकर, उसी को तिफ्ल समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। ठीक है जी। परदेश काटना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप डिसाइड कर लेते हैं किसी चीज़ को, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी ये जो उन्होंने कहा कि किसी जगह पे भी जाके एक अपनी एक कोकून बना लेते हैं जिसमें आप, और उससे बाहर नहीं निकलते, ये गलत है। क्योंकि हर कल्चर में आप इतना कुछ सीख सकते हैं। सफ़र क्यों कहा गया था? इल्म करो, सफ़र करो, सफ़र में इल्म है। इल्म करो, कहाँ किया हमने इल्म सफ़र ही कर लो। हम SUFFER वाले सफ़र पे ज़्यादा ध्यान है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो क्या देखते हैं, क्यों, उसमें क्या इल्म होता है? दूसरे सोचते कैसे हैं, दूसरे करते कैसे हैं, वो कितनी चीज़ों में हमसे बेहतर हैं, कितनी चीज़ों में वो हमसे गए गुजरे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स कैसे आता है? तो आप बिल्कुल एक ऐसा एनवायरनमेंट ज़रूर बना लें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसमें आप रिलेट कर सकते हैं, जिसको अपनी ज़बान का, अपने लोगों का, जैसे हमने कम्युनिटी में चीज़ें बनाई हैं, लेकिन उसको आपने कनेक्ट भी करना है बाकियों के साथ। आप एम्बेसडर हैं अपनी ज़बान के, अपने कल्चर के, अपनी जो भी आपकी चीज़ें, और उनसे भी आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी, और फिर आप मिलकर ये इमेज बनाएंगे उनका भी और अपना भी, ताकि वो लोग, ये मीडिया जो उनको फीड करता रहता है, और येलो जर्नलिज्म या सेंसेशनलिज्म फैलाने वाले लोग हैं, इनसे उनकी जान छुटे। और जब वो इस किस्म की बातें पढ़ें आपके बारे में, मुल्क के बारे में, मज़हब के बारे में, चीज़ों के बारे में, तो उनको पता हो, नहीं भाई मेरे साथ वाला पड़ोसी ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा कॉलीग ऐसा है, वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो जो कहता है वो करता है, अपने काम पे बिल्कुल ध्यान देता है, चीज़ों के ऊपर रिस्पेक्टफुल है, प्यार करता है। ये सब उसको, ये चीज़ें उसको ज़्यादा मैटर करेंगी, बजाय इसके कि उसको एक चीज़ जिसको वो जानता ही नहीं है, खबर जो उसको फैला दी जाती है या बता दी जाती है। ठीक है जी। जहाँ आप होंगे उधर लिविंग इन द मोमेंट में, वहाँ जीना है, वहाँ के मामलात को समझने की कोशिश करना है, उस इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करना, उसकी जो इन्वायरमेंट का स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उस इन्वायरमेंट में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्यों आए हैं आप, थ्रेट्स क्या हैं उसके लिए, उसको पूरे का पूरा प्लान करना पड़ेगा। अगर भाई साहब सोचने समझने वाले हैं तो भाभी साथ मिलकर घर के एनवायरनमेंट बनाएंगी, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बनाएंगी, लोगों के साथ मिलकर एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें बच्चे पल सकें, बड़े हो सकें। किन के साथ रिश्ता रखना है, किन के साथ नहीं रखना। पैसे वालों के पीछे, गाड़ियों वालों के पीछे, डायमंड्स वालों के पीछे, मेड्स वालों के पीछे जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप बेसिस कवर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप डेस्परेट होकर और चीज़ें करना शुरू कर देंगे। लोग समझते हैं हमने बच्चों के लिए इतना किया, वो समझते हैं पैसा कमा के देना होता है। ग्रूम कौन करेगा, इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करेगा, उनके मसाइल जो आते हैं उनके जहन में, उनके सवालों के जवाब कौन देगा, रोल मॉडल कैसे बनेंगे आप उनके लिए, वरना वो आपकी कोई इज्जत कदर नहीं रहेगी। जिस आदमी के अपने घर में इज्जत और कदर नहीं होती, वो बाहर वो जो मर्जी करते फिरें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनके जहन में मसाइल घर से वो लेकर निकलते हैं, फिर आगे चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं उनके लिए। ठीक है जी, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, गुड पॉइंट। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आज जहरा जी को बीट करने वाली थी, बाकी में मेरी लाइन वो डिस्कनेक्ट हो रही थी बार बार, वरना आज तो बीट हो ही गई थी, वो मैं सच बता रही हूँ आपको। नहीं, वो तीनों लाइंस एक्चुअली बिजी थी, तो उसमें से मैंने एक उठाई तो फिर भी जहरा जी निकली। जी, क्या करती हैं आज़ाद जी, पता करना पता नहीं पड़ेगा कौन सा आपसे शुफ पहले। पढ़ के फूकती रहती हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी आपकी जो है ना जहरा जी, बहुत क्यूट कॉलर लगती हैं। सबको बहुत अच्छी लगती हैं, और जिस दिन वो शो शुरू वैसे भी जब करती है ना तो रौनकें बढ़ जाती हैं शो की। जी हाँ, आप तो वैसे तो इतनी मजे मजे की बातें करती हैं, आजकल तो सवालात भी ऐसे कर रहे हैं आपके शोज, हम लोग सुन सुन के देखें। रंग पकड़, आज़ाद उन्होंने जी- खरबूजों को देख के रंग पकड़ लिया है। जी बिल्कुल पकड़ रहे हैं, और वो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे उसमें भी सवाल किए थे, जो आपका था रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, और बहुत ही अच्छे अपने बाकी पॉइंट है। तो जो आपने माइंड वाला आपका जो पॉइंट था, आपका जो प्रीवियस शो था उसमें, एंड दैट इज सो ट्रू, फर्स्ट टाइम एवर आपने जो एक्सरसाइज का आप बताते हैं वाकई में कि ये सिर्फ माइंड का ही गेम होता है। अगर हम बोल दें अपने जहन से कि नहीं हमें ये करना है, तो हम करते हैं। और वाकई वो शो सुनने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम कहा कि नहीं, मैं से ज्यादा की माइल्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकती हूँ, 2 नहीं 4 कर सकती हूँ। उस पॉइंट्स को ना, उस एक पॉइंट को जितने लोगों ने सराहा है, समझा और रिलेट किया, तो मैंने अब पूरे का पूरा एक शो लिख रहा हूँ जिसमें माइंड गेम्स के नाम से, कि माइंड कैसे हमारे साथ गेम करता है और कैसे उसको काउंटर करना है। और मैं सोचने से लेकर करने तक, उठने बैठने से लेके, गाड़ी चलाने से लेके, माइंडफुलनेस तक, फॉरगेटफुलनेस तक, ये जितने भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रिश्तों में आते हैं, जॉब्स में आते हैं, पार्टनरशिप्स में आते हैं, बिजनेसेस में आते हैं,
वो रोज़ उस जो कुछ भी प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है ना, मैं वो सारी लिख रहा हूँ, और उसको काउंटर जो मैं अपनी ज़िंदगी में करता हूँ वो उस पर पूरा शो करेंगे, ताकि पता लग जाए कि जैसे वो सब ने वो रिलेट कर लिया उस पॉइंट से, इस तरह बाकी 15-20 और पॉइंट भी निकालते हैं जिससे आसानी हो जाए। बिल्कुल। और अभी एक और भी मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका पॉइंट, वो जो इमोशनल का आपने कहा था कि जो इमोशनली अगर आप डिपेंडेंट हैं, जो आपके साथ जो लोग होते हैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, लेकिन जब आप उन चीजों में स्टेबल होते हैं तो वही लोग फिर आपको अपने काम कहते हैं। सो ट्रू वाकई। और बाकी अप्लाई होता है रियल लाइफ में, जब हम अपने आप को प्रूव करते हैं तो फिर वही लोग हमसे अपने काम कहते हैं और हम पे भरोसा करते हैं, क्योंकि हम होते ही नहीं, इस काबिल ही नहीं होते उस चीज के लिए। हमें लगता है कि हम इस काबिल हैं, लेकिन होते नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के जितने भी ये 20 सालों में मैं जो सीख रहा हूँ, हर बंदा जो जिसको जो लगता है वो होता नहीं है, और जो उसको लगता है कि उसने काम किया वो होता नहीं, क्योंकि उसके लिए ग्राउंड रियलिटीज़ और होती हैं, रिजल्ट्स कुछ और बता रहे होते हैं, आपकी हेल्थ और बता रही होती है, फाइनेंसेस और बता रहे होते हैं, आपकी आंखें और बता रही होती हैं, लेकिन आपको बस लगता है कि मुझे पता है, या मैंने ये कर दिया है, या मैं कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप वो चीज़ें करके साबित नहीं करते, और वो रियलिटी में नहीं होती। इफ़ दे आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, तो चीज़ें नहीं है, आपने हवा में अपने जहन में बना ली। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। और अभी आप जो आजादी, ये तो आपके जो शोज हैं, इन्होंने मेरी जिंदगी बदली है। मैं एक एग्जांपल हूँ प्रैक्टिकल बाकी तमाम लोगों के लिए, कि बाकी मेरी आप सीरियसली विटनेस कर सकते हैं मेरे घर वालों से कि हाउ इम्प्रूव्ड आई हैव माई सेल्फ। यानी अगर आप प्रीवियस को देखें और आप अभी देखें तो मेरे सब घर वाले ही कहते हैं ये कि वाकई बिल्कुल बदल गए हैं, जो मतलब हालात होते हैं घर के और जो सारी चीजें होती हैं थ्रू योर शोज के, उससे हमने सोचना सीखा, हमने बात करना सीखा। आगे शो आ रहा है, आगे शो आ रहा है। हमने इस शो से क्या सीखा, जो हम हर सीजन में करते हैं, उस सीजन में इसके बारे में बात भी करेंगे। आज के लिए कोई पॉइंट है लिसनर शो को यूज करते हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि हमारे आप अपने लिसनर्स के लिए, क्योंकि आज लिसनर शो है, आप कोई ऐसी इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा कर सके, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो? एडवाइस देना, क्योंकि बड़े लोगों का काम है, जिन्होंने बड़े बड़े अकम्पलिश लोग होते हैं जी, जिनसे लोग एडवाइस लेते हैं, जो पैसे लेके एडवाइस देते हैं। क्योंकि वैसे तो मशवरा देना जो है चीज़ों, ये शो में जो किया जाता है, आपको एडवाइस नहीं दी जाती है, इसमें सिर्फ लाउड थिंकिंग की जाती है। जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है, जो प्रोफेशन में, जो जिन कामों में मैं हूँ, जो मेरा इंटरेस्ट है सेल्फ डेवलपमेंट का, उसमें लाउड थिंकिंग होती है। हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मकसद ये। लेकिन अगर कोई ऐसा, जैसे आपने एडवाइस, मैं यही कह सकता, वो भी एक ही एडवाइस होगी मेरी, जो मैं अपने फैमिली में भी सबको देता, ब्लड रिलेशनशिप्स में भी सबको देता हूँ, फ्रेंड्स को भी देता हूँ, कॉलीग्स को भी देता हूँ, जिन लोगों के साथ मैं जो भी मैनेजमेंट के काम करता हूँ, उनको भी मैं यही देता रहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी काम करना हो, कोई भी काम करना हो, और यही दुनिया के हर बड़े सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, जिसमें भी आप जाएंगे, 3-4 चीज़ों को अपने जहन में रख कर काम किया करें। और ये बात अगर आप 20 में सीखें, 30 में सीखें, 40 में सीखें, 50 में, 60 में, जब भी सीखेंगे, वहीं से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, और रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान होना शुरू हो जाएगा, सुकून और खुशी सी आना शुरू हो जाएगी एक। और वो चीज़ सिंपल है। हमेशा कुछ भी करने से पहले, बिजनेस करने से पहले, रिश्ते बनाने से पहले, प्रोफेशन में जाने से पहले, पार्टनरशिप करने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक चीज सोचेंगे तो वो 2-3 चीजों को जन्म देगी। मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं? जब आप ये सोचेंगे ना कि मुझे, सबसे पहले आप ये जो भी क्यों करने के बजाय उससे भी चलें, एक स्टेप पहले ले लें। मैं ये चीज, मैं क्या कर रहा हूं? बिजनेस करने से पहले, रिश्ते करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी प्रोफेशन चूज करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले एक बात सोचिए, मैं क्या कर रहा हूं? मुझे करना क्या है? बेसिकली ये सोचना बहुत ज़रूरी। जब आप ये सोचेंगे तो अगला पॉइंट आएगा, अच्छा, तो आप सवाल जवाब करेंगे अपने साथ ना कि मुझे करना क्या है। फिर उसके बाद आएगा, ओके, दूसरा सवाल, क्यों करना है मुझे ये? हो सकता है मैंने सर्वाइवल के लिए करना है, मेरी ज़रूरत के लिए करना है, या मैंने शौक़ के लिए करना है, या सब कर रहे हैं इसलिए करना है, या सब कुएं में छलांग मार रहे हैं, मैंने इसलिए मारनी है छलांग, पूरी दुनिया उस रास्ते पर जा रही है, मैंने उस पर जाना है। ये पूछ तो लें क्यों करना है मुझे। रीज़न एंड लॉजिक में आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें, वे कर लें अपने ऑप्शंस। 2 हो गए, क्या करना है, क्यों करना है, और तीसरा कैसे करना है। अब जब ये डिसाइड कर लिया है, यही फाइनल डिसीजन है मेरा, तो कैसे करना है, रास्ते क्या हैं, कैसे इस रास्ते पे मैं चलूँगा, क्या क्या इसके आसान तरीन तरीके कौन से जाने के इसके अंदर, स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क करके क्या करना है। और चौथा स्टेप, जो मैंने फिगर आउट कर लिया
और मैंने अप्लाई भी कर दिया, ठीक। अब उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं? आ भी रहे हैं कि नहीं? नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? ठीक, क्या चेंज करना है मुझे? और अगर आ रहे हैं तो मजीद बेहतर कैसे करना है इसको? अगर आप ये 4 चीज़ें सोच के ज़िंदगी में कोई भी, मैंने आज तक किसी ज़िंदगी में, जब से ये 4 चीज़ें सोची हैं 15 साल पहले या 20 साल पहले, मैं आज तक किसी चीज़ में फेल नहीं हुआ। क्योंकि ये क्लियर जब होता है आपके माइंड में, तो फिर आप इधर उधर लोगों के पीछे नहीं जाते, उनकी बातों में, उनकी कार्रवाइयों में, उनकी कहानियों में नहीं जाते। क्योंकि लोग तो रंगबाज भी होंगे, बहुत सारे लोग जो खुद नहीं कर सकते वो आपको कब से करा रहे हैं। हज़ारों सालों से लोग दूसरों को वो मशवरे दे रहे हैं जो उन्होंने खुद अप्लाई नहीं किए। उन्होंने किसी से सुना था, सीना बसीना इल्म चलता चला आ रहा है, वो है क्या? अप्लाई तो करो। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो उन्होंने सुनाया है और उनकी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं और आपको नज़र भी नहीं आ रही, तो क्यों फॉलो करेंगे आप अपना बनाएंगे। ठीक हो गया। सो सिस्टम को तब तक आपने ट्रस्ट करना है जब तक वो आपको रिजल्ट दे रहा है। नहीं दे रहा तो यू विल मेक अनदर सिस्टम, यू विल बिकम स्मार्ट। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को फिगर आउट करके आप वो सिस्टम बनाएंगे जो आपने बनाना है, जिसके रिजल्ट आपने देने हैं और जो कि आप जिसका जवाब दे होंगे। सो ये अगर आप चीज़ समझ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होगी। एडवाइस जो ले ले उसका भला, जो ना ले उसका भी भला। रेडियो आज़ाद ही रौंदे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। अच्छा, मुझे इनसिक्योरिटी से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन है जी। कि हम अपनी इनसिक्योरिटीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसके लिए भी कोई क्वेश्चन है, बता दें। मेरा और दूसरा, क्या इनको खत्म किया जा सकता है? जी, इसका जवाब जिस तरह आपने मासूमियत से पूछा, इसका पहला तो पॉइंट ये मेरे जहन में आया कि मेरा पुत्र, ये सिंपल सा सवाल नहीं, इसमें पूरी दुनिया बंद है। ठीक है जी, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सवाल उनका ये है जी, इनसिक्योरिटीज़ क्या ये ख़त्म हो सकती हैं? और दूसरा पार्ट है कैसे। ठीक है, पहली बात का जवाब, कैसे को अभी रहने देते हैं, उसका जवाब बाद में। ये 3 स्टेप्स में इसका जवाब है। आज हर चीज़ 3-3 स्टेप, 4-4 स्टेप्स में आएगी। पहला जवाब, क्या इनसिक्योरिटी ख़त्म हो सकती है? नहीं। दूसरा, अपने आप तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, नॉट ऑन इट्स ओन। तीसरा, सितम बालाए सितम, तुरफा तमाशा जिसे कहते हैं, जुल्म के ऊपर जुल्म, यह है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएंगी और बेइंतहा तकलीफ दे हो जाएंगी। ठीक, फिर वो जवाब कैसे ये जो है इनसिक्योरिटीज खत्म हो सकती हैं, उसका सिंपल एक जवाब है, अगर आप चाहेंगे तो ही ये हो सकता है। किसी दूसरे के चाहने से, कहने से, बताने से, रोज सुबह आकर आपको पढ़ाने से ये नहीं होगा। ये रब का वो वादा है जिसको आपने समझना है। और ये पैदा कैसे हुई हैं इसको भी वापस जाके चेकआउट करना पड़ेगा। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, या आपके फ्रेंड्स, या आपका बचपन के जो दोस्त होते हैं, जो सच्चे लोग आपके साथ होते हैं, जिन दिनों की वफ़ा तो उन दिनों की बात है, ये वफ़ा तो उन दिनों की बात है फराज, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। ठीक, तो उनमें से अगर आपके कुछ ऐसे रिश्ते आपने बनाए हैं, डिज़र्व किए हैं, तो उनसे जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं। तो इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी वजूहात की वजह से होती हैं। मसलन आप अनरिजॉल्व चाइल्डहुड इश्यूज़ की वजह से होती हैं। बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको अभी तक आप सॉर्ट आउट नहीं कर सके। वो मोहब्बत से रिलेटेड भी हैं, केयर से रिलेटेड भी हैं, वो ख्वाहिशों से रिलेटेड भी हैं। आज तक लोग जिनको उस ज़माने में कुछ नहीं मिला, वो 50, 60, 70 में सब कुछ उनके पास है, लेकिन आज वो छोटे बच्चे बन जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? लो सेल्फ इस्टीम, जो आपने खुद क्रिएट की है, किसी ने दी नहीं आपको। किसी बंदे की दुनिया में ऐसी जगह नहीं है इल्म हासिल करने के बाद, समझने के बाद, जिसकी वजह से आपको कि वो कोई नीचा दिखा सके। आप खुद अपने आप को, अंदर से आपको पता होता है, गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्यूजर। ठीक है ये दो लैंग्वेज में आने जाने से ना, गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्यूजर। ठीक है जी, वो किसी को आप पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर बैठा हुआ एक सिस्टम जो बता रहा है आपने अपना काम ठीक नहीं किया, आपका होमवर्क नहीं हुआ, आप जो करते हैं उससे ज़्यादा चाहते हैं, जो बोला जाता है वो नहीं हो रहा, और जो कहा गया है रब ने या इंस्टीट्यूशन ने या कंपनी ने या शौहर ने या बीवी ने या बच्चों ने, वो नहीं हो रहा। तो ये मसाइल इस तरह भी पैदा होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इश्यूज़ की वजह से भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। फिर वर्थलेसनेस की वजह से भी होती हैं इनसिक्योरिटीज़। फिर नॉट बीइंग गुड इनफ की वजह से भी होती हैं ये। और वो आप काम इतने आप वो चीज़ें ले लेते हैं जिसमें ऑफ कोर्स मैं, जो मुझे काम नहीं आते उनमें हाथ डालना शुरू कर दूंगा, उससे रिलेटेड अपने जहन में ख्वाहिशात पैदा करना शुरू कर दूंगा, और वो मेरे अंदर वो टैलेंट है ही नहीं।
मैं अपने टैलेंट को छोड़ के बाकी चीज़ों की तरफ जाऊंगा। एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में एक्सीलेंस के लिए, कमाल हासिल करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, अपने जाने के बाद भी एक गिफ्ट ऐसा है आपके अंदर। ये कहते हैं जी मैं मल्टीटास्कर हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, ये फ़लाँ हूँ। मैंने आज तक कभी कोई मल्टीटास्कर नहीं देखा जो तमाम टास्क को एक्सीलेंस तक पहुँचाए। अगर इतनी क्वांटिटी हो जाएगी तो क्वालिटी बरकरार रखना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वो भी एक दो चीज़ें ठीक करेंगे, बाकी हर जगह पे गुजारा कर रहे होते हैं। सो ये समझना ज़रूरी है, आपकी तमाम एनर्जीज़ एक जगह पर फोकस होंगी तो आपके वो रिजल्ट्स आएंगे जो किसी और के नहीं आते। और बाकी कामों के लिए आपके और लोग होंगे या आप रखेंगे ताकि आप अपने काम पे फोकस कर सकें। और नहीं रखेंगे तो देन यू हैव टू मेक डिसीजंस एंड देन सैक्रिफाइसेस और एडजस्टमेंट्स। तो ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका अगला सवाल था कैसे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्शियस होना। आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, आप शुरू में जब गाड़ी चलाते हैं आप कितने कॉन्शियस होते हैं? गियर लगाना, बैक व्यू मिरर देखना, साइड व्यू मिरर्स देखना, गाड़ियाँ पास से गुजरती हैं आप घबरा जाते हैं। कुछ अरसे में आप गाड़ी चलाते रहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, आप थोड़ा सा चलाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पहले आप साइड रोड्स पे चलाते हैं, फिर आप मेन रोड पे आ जाते हैं, फिर आप बिल्कुल रवा हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ आपकी सेकंड नेचर में चली गई। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो अब गाड़ी आप कैसे चला रहे हैं? अनकॉन्शियस होकर ज़्यादातर आप गाड़ी चला रहे हैं। आपका ध्यान तो है लेकिन सिस्टम को कंट्रोल ऑटो पायलट पे वो चल रहा है। जब तक कोई गाड़ी एकदम सामने ना आए, बंदा ना आ जाए, कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, तब तक आपको पता ही नहीं चलता। ठीक, अब आज दोबारा आप गाड़ी में बैठिए और आप सोचिए जी कि मैं कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाऊंगी या चलाऊंगा। थोड़ी देर आप चलाएंगे उसके थोड़ी अगले इशारे से पहले ही 5, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना भी है, कोई तो 30 सेकंड से ज़्यादा भी फोकस नहीं कर पाएंगे, वो वापस बाय डिफ़ॉल्ट में चली जाएंगे। आप सोचना शुरू करेंगे, अच्छा उसका काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फिर आप फ़ोन की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा, कुछ और मसाइल, बच्चों की तरफ, इधर उधर की तरफ, दोस्तों की तरफ, कामों की तरफ चला जाएगा और फिर आप ऑटो पायलट पर चले जाएंगे। सो कॉन्शियस एक चीज़ सीखने की, तो ज़िंदगी भी हमने थोड़ी सी सीखी, फिर हमने चला दी धक्के से। अब उसको जब हम कॉन्शियस होते हैं तो ऑटो पायलट बार बार टेक ओवर कर लेता है, तो उसको बार बार कमांड दे के फिर अपने पास लाना होगा। जैसे रमज़ान में हम करते हैं 30 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें रूटीन में आने से पहले टाइम लगता है और उसके बाद फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, आपके जहन को भी पता चल जाता है। शुरू में वो भूल के खाता भी है, पानी भी पी लेता है और बड़े मसाइल भी कर देता है, तो फिर आपको ख्याल आता है। तो बिल्कुल इसी तरह एक ही तरीका है इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकलने का। पहले तो उसको फिगर आउट करें। फिगर आउट करने का मतलब है पहले तो आप ये तहिया करें कि आपने ये करना है, ठीक। दूसरा, वजह क्या क्या रीजंस की वजह से ये इनसिक्योरिटीज आई हैं उसको डिग आउट करना है। उसमें दोस्त भी हेल्प कर सकते हैं, आपके कोई राजदार लोग हैं आपके, वो भी हेल्प आउट कर सकते हैं। और खुशकिस्मत तरीन है वो आदमी जिसके पास इस दुनिया में ऐसा बंदा या बंदी या दोस्त कोई भी है हु कैन पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव फॉर हिम और हर। इससे बड़ा तोहफा इंसान के लिए वही यार गार है आपका, और वही आपका मददगार भी है, और वही आपके गुरु भी हो सकते हैं, और वही आपको प्यार करें और उनके साथ जो मर्जी आपके ताल्लुकात हैं ज़िंदगी में। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वो है हु कैन पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव फॉर यू। और अगर आपके पास नहीं है तो उसका एक ही रीज़न है, आपने कमाया नहीं है। ये भी आपका कसूर है। इस शो में जितनी चीज़ें आप लोगों पे डालेंगे उसमें आखिर में कसूर आपका अपना निकल आएगा। जिसके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 होते हैं, वो ये आपको बात बताने का अहल है, वो कह सकता है आपको। और मुख्तलिफ सिफ़िर, मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए आप मुख्तलिफ लोग रख सकते हैं जो आपके मुशीर होते हैं, ठीक, या आपसे बात करते हैं या आपको जानते हैं और असल में जानते हैं। वो नहीं जो खामखा वो अपने जहन में बना लेते हैं। मैं सिक माइंडेड लोगों की बात नहीं कर रहा, या वो जिनका जहन ही नहीं और आप वो अपने दिमाग में आपके बारे में चीज़ें बनाएं, जो आपका असल जानते हैं, जिनसे आपकी असल लेवल पे कम्युनिकेशन वगैरह होती है। सो ये 2-4 चीज़ें जो आपको करनी है जिससे इनसिक्योरिटीज़ की समझ आती हैं। इसमें क्या आपने अपने जहन में बनाई हैं, खुद घड़ी हैं आपने, या इनका कोई रियलिटी, आधे रूटेड इन रियलिटी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं? क्या आपका इनके ऊपर इख्तियार था? क्या ये कंट्रोलेबल फैक्टर है या अनकंट्रोलेबल फैक्टर है? और उसके लिए यूट्यूब रेडियो आज़ाद कीजिए और उसमें कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को समझने की कोशिश, उसमें बेसिक कुछ मेन बताए गए हैं। उससे हटकर अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसके बारे में बात की जा सकती है। तो इसका जी उम्मीद करता हूँ। और कॉन्शियस रहने वाली बात भी आपने सीखी, करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों को कंट्रोल करना है, बार बार अपने आप को कमांड देनी है जहन को। जब वो चीज़ें यूफोरिक कॉल्स आएँ, जब आप नशा छोड़ते हैं ना, तो इसी तरह जब आप जहालत छोड़ते हैं एग्जैक्टली सेम यूफोरिक कॉल्स आती हैं। इन्वायरमेंट क्योंकि वही होता है ज़्यादातर, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, इन्वायरमेंट, स्कूल का काम, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलीग्स,
आपके बिजनेस के साथ काम करने वाले लोग अक्सर यही होते हैं, तो उनकी वजह से वो जहालत की यूफोरिक कॉल्स बहुत आती हैं। ठीक, जैसे पीने पिलाने वालों को जब वो छोड़ते हैं तो उसके बाद इन्वायरमेंट चेंज करना, वो यूफोरिक कॉल जब उनको आती हैं कि अब क्या करूं मैं, मुझे चाहिए, तो उस वक्त आपने वो नशा कैसे, वो कुछ टाइम होता है, और उस वो जो इम्पल्स, पुअर इम्पल्स कंट्रोल को आपने बेटर करना है, क्योंकि वो कंट्रोल जब नहीं होता तो आपके मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं। इन्वायरमेंट, मुझे जिन लोगों पे गुस्सा आता है मैं उनसे बात नहीं करता, अवॉइड करता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ। एक चीज़ हो चुकी है उसके हिसाब से चीज़ें करता हूँ, एक सिस्टम बना देता हूँ ताकि मेरे अंदर का कोई बुराई उनकी वजह से बाहर ना निकले, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी जिंदगी चलाते हैं, चलते रहेंगे, रिजल्ट जिंदगी में से रहेंगे। ये टू वे ट्रैफिक होती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, और वरना आप इनेबलर होते हैं। तो मेरा ख्याल है लंबा आंसर था, लेकिन अगर आसानी हो सकती है वीडियो बता दिया मुझे। जी वालेकुम अस्सलाम। आज के शो में तो कुछ ना कुछ हम सीख ही लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, नहीं बहुत कुछ मैं already सीख रही हूँ। अच्छा अच्छा, सीख नहीं लिया, पर सीख रही हूँ, I'm in the process। ठीक है। तो आई एम इन द प्रोसेस टू, बता इट्स बीन रहे हैं, गुड। अच्छी तरह से explain कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है अल्लाह जी, why do we settle for relationship that won't let us grow, or they won't let us be ourselves? बहुत ही इसमें क्यों relationship के लिए settle होता है? मैम, थैंक यू वेरी मच। हम जिंदगी में क्यों ऐसे रिलेशनशिप के लिए सेटल हो जाते हैं, दोज हु डोंट लेट अस ग्रो। बहुत बड़ा पूरा शो उसके ऊपर किया जा सकता है। आज जितने भी आप लोगों ने पॉइंट्स दिए हैं, ये जैसे मैंने आज पॉइंट किए, ठीक है, अभी सिर्फ छिलका उतारा है, इसके अंदर इल्म और हिकमत की एक दुनिया है और एक्सपीरियंसेस की भी, और आप मुझे बहुत सारे लोग से लेवल से relate कर सकते हैं। पहली बात ये कि हम उन रिलेशनशिप के लिए क्यों सेटल हो जाते हैं जो कि हमें ग्रो नहीं करने देते। इसमें मुझे याद आया जो है ना हमारा रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, उसमें किसी बंदे ने उर्दू में कमेंट लिखा और उन्होंने लिखा था, खान साहब ने उन्होंने लिखा था कि शादी करते वक्त हमारे पास वैरायटी कहाँ होती है, जो मिल जाता है पकड़ लो, What's to this effect? ऐसे कुछ था। तो उसके बारे में मेरे जहन में बड़ा सिंपल सा जवाब आया कि भाई पहली बात ये, कौन सी दुनिया में आप रहते हैं कि आपके पास चॉइस नहीं है। रब ने इंसान को इम्कानात की दुनिया में पैदा किया है, आपको सिर्फ पता नहीं था कि आपके पास चॉइसेस हैं। जैसे हमने बहुत सारी जिंदगी में शुरू में चीजें की, हमें लगता था कि हम फंस गए, चॉइसेस कोई नहीं है, ये सब वैसे करते हैं, ये मैं फैमिली पे वैसे कर रहा हूँ, दोस्तों की वजह से कर रहा हूँ, प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से कर रहा हूँ, तो आपने चीजें कुछ करती, ठीक है। बाद में समझ आया कि चॉइसेस ही चॉइसेस थी, हमें पता नहीं था। पता ना होने का मतलब ये नहीं है कि चीज नहीं, ठीक है। तो चॉइसेस आपके पास थी उस जमाने में, इतना कोई भी गूगल था जैसे कहते हैं, काम में नहीं होता उसके पास चॉइसेस नहीं। ये और बात है, जो पहली चॉइस है आप उस पर हाँ करते हैं, गनीमत जाने हर चीज को, जैसे आपने कहा ना, जो मिल जाए पकड़ लो। सो अगर आपने ये था कि इतनी वैरायटी कहाँ होती है, किसी भी बगैर सोचे समझे अगर आपने चीज को पकड़ लिया ना, तो फिर प्रॉब्लम्स की वैरायटी जरूर बढ़ जानी है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि सूरत, सीरत, खानदान, फाइनेंसेस, ये चीजें अपने साथ कंपैटिबिलिटी देख कर रिश्ते करने चाहिए। आपको सब कुछ बता दिया गया है, किताब से लेकर बहुत सारे और डिफरेंट वेन्यूज जिनकी वजह की तरफ से आपको इस सारा इल्म पहुंच चुका है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि लोगों ने रोक के उसको अपनी मर्जी की चीजें डाल दी। ठीक, पहली बात तो ये है। उनका उसके बाद अगला पॉइंट ये था कि सेटल फॉर, व्हाई डू वी सेटल फॉर रिलेशनशिप जिसमें हम दोज हु वांट अस ग्रो। पहली बात ये है कि किसी को पता ही नहीं होता कि ग्रो करना क्या है, और जरूरी नहीं दो बंदों को ग्रोथ का लेवल एक ही हो। कोई एक तरह से ग्रो करना चाहता है, कोई एक चीज को ग्रोथ, कोई समझता है पैसे बढ़ जाएंगे तो ग्रोथ हो जाएगी, नाम बढ़ जाएगा तो ग्रोथ हो जाएगी, कोई समझता है कि मुझे लोग ज्यादा जाने लग जाएंगे तो ग्रोथ हो जाएगी, कोई समझता है कि जी मैं सुकून में होऊंगा तो ग्रोथ होगी, बैलेंस में रहेगी जिंदगी तो ग्रोथ होगी, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होंगे, प्यार मोहब्बत होगा तो ग्रोथ होगी। तो आप इन दोनों को आप कैसे साथ रखेंगे। इसीलिए कोई भी रिश्ता बनाने से पहले, कोई भी मतलब मैं अक्सर साथ बताता भी रहता हूँ, बिजनेस का, जॉब का, मोहब्बत का, शादी का, बुजुर्गों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अलाइन हैं
बाद में आप एक दूसरे की नासों तक आ जाते हैं, क्योंकि वो जब वो बेसिक से नहीं होती हैं, दो डिफरेंट लोग इस तरह चल रहे हैं आपस में, ऐसे तो लड़ाई नहीं हो, तो उसके बीच में छोटी मोटी कॉम्प्रोमाइज की जरूरी, लड़ाई झगड़े परेशानियां शुरू हो जाती हैं अच्छे से अच्छे लोगों के अंदर, क्योंकि उनका एक एम नहीं है। इसमें से कई लोग बेचारे ना समझ होने की वजह से, कई बेवकूफ होने की वजह से भी वो कह देते हैं हाँ जी मेरा ये एम है, होता नहीं, आगे जाकर उन्हें पता चलता है मेरी तो ज़ात और किस्म की है, मेरी सोच ही और किस्म की है, मेरे गोल जी रास्ते में कुछ लोगों से मिलकर कुछ चीजों को जानकर और हो गए हैं। ये निशानी है क्लैरिटी ऑफ माइंड ना होने की, और ऐसे लोग यहाँ कहीं नहीं पहुंच सकते। एक बात अक्सर लोग कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने पैसे बना, उन्होंने इतनी मेहनत की और इतने पैसे बना, आप वो नहीं है। आपने उस तरह जो आपको चीज कहता हूँ आप उसको अप्लाई करते हैं, 4 बंदे करते हैं, 3 जाते हैं, 1 नहीं आता, तो 3 तो किया। आप जरूरी नहीं हर बंदा उस चीज को वैसे ही इंटरप्रेट करे, या उसका समझने का लेवल या चीजों को डालने का लेवल, आप उसमें एल्केमी बनाने का, क्या उसका कीमिया जिसको एल्केमी कहते हैं, एल्केमिस्ट पॉलो कोएल्हो की किताब जो थी, वो टोटली डिफरेंट हो, परसेप्शन ही आपकी अलग हो। मैंने देखा है दुनिया में लोग बिल्कुल लोग किसी और लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, फिर भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, फ्लरिश भी कर रहे होते हैं कभी, और यही उनका पॉइंट होता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब पता ही नहीं, जब चीजें खुलने लगी तो पता चलेगा कि ये चीजें जिनको वो फ्लरिश होना कह रहे थे वो तो नहीं, था ही, उसको काट था ऊपर पता नहीं निकला, सारे गए। तो ये समझना जरूरी है, एक तो आपकी ग्रोथ और उनकी ग्रोथ डिफरेंट हो सकती है, इसलिए जरूरी नहीं कि वो नहीं चाहते कि आप ग्रो ना करें, उनको पता ही नहीं है, और जिस चीज का आपको नहीं पता होता उसको आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते, या आप उनको कुछ तो देंगे ना, कुछ भी करने के लिए आप उनको सांस, मेंटल रिस्पाइट, सांस लेने का फुर्सत अगर उनको नहीं दे रहे, आप उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो रिश्ता नहीं कर रहा, और फिर उसके बाद रुकते भी आप रहते हैं जब रिश्ते टूट जाते हैं। तो एक तो ये समझना जरूरी है, अगले लोगों को भी आपने हमेशा जब भी सोचने बैठेंगे दूसरे की तरफ से हुस्न ज़न, दूसरे की तरफ से आपने मैक्सिमम उसको जो आप वैल्यू दे सकते हैं वो देकर सोचना है, कम से कम नहीं, उनके एक्शन ऐसे चीजें ऐसी हैं वो अपनी जगह पे रखें जरूर, लेकिन आप अपनी तरफ से ऐसा तरीके से उनके बारे में सोचेंगे, अगर रिजल्ट्स और अदरवाइज प्रूव कर रहे हैं फिर आप उस हिसाब से डील करेंगे, लेकिन शुरू में आपने हमेशा देखकर सोचना है, ठीक एक बात। दूसरा, अब ये रिश्ते बन गए हैं, तो अगर मेरे को पोटेंशियल नहीं था, पहले ही नहीं था, तो अब उनके ऊपर उनसे गिला शिकवा भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, किसने कहा है कि सारी जिंदगी यही रहेंगे, यही बिजनेस रहेगा, यही प्रोफेशन रहेगा, यही दोस्त रहेंगे, यही कॉलेज रहेंगे? किसी ने नहीं कहा। मैं अपने 3 डिफरेंट प्रोफेशन में टोटली डिफरेंट लोगों से काम करके यहाँ तक आ गया हूँ। वो हर कोई ये समझता था कि मैं पिछला प्रोफेशन नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं छोड़ के आगे चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि मेरा गोल जो था, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैसे भी मैंने वो फर्स्ट कॉपी बताया था, वो है लाइफ स्टाइल। उनका क्वेश्चन ये था कि आपने इतनी चीजें की अपनी जिंदगी में, तो वो कैसे की? तो मैंने ऐसे की कि वो जो लाइफ स्टाइल है मेरा, उसने मुझे चीजें करवा दी। वैसे मैं बहुत प्राइवेट आदमी हूँ, लेकिन मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं आपसे ये सारी बातें शेयर कर सकूँ। वैसे मैं बहुत शाय हूँ पर्सनल लाइफ में, फैमिली वाले से लेके हर बंदा मेरे पे हंसता है, ठीक है, लेकिन ये काम मैं शाय होकर नहीं कर सकता, या एक्टिंग में शायद होकर नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे माइंड में एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, लोगों से दूर हटना पड़ता है, अपनी चीजों को सोचना पड़ता है कि किस चीज में शर्म आती है, किस चीज में लज्जा बहुत आती है हमको, वो कैसे काम करना है यहाँ, ठीक है। जैसे उन्होंने मुझे उन्होंने कहा जी वो एक कैरेक्टर था, उन्होंने मुझे कहा इसमें आपको बॉडी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहा जी बॉडी का क्या मतलब है, एक्सप्लेन करें आप। तो उसने कहा मुझे पता आप नहीं करेंगे सर, लेकिन ये आप स्विमिंग पूल से निकल रहे हैं तो और दूसरा था कि आप ट्रैक सूट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप शर्ट जो है उतार दीजिए। तो उनको मैंने कहा भाई ये तरह मुझे एक्सप्लेन करो ताकि मैं अपने जहन को आपको बता सकूं कि मतलब जो सत्तर है वो से ऊपर होता है, और वो अगर बॉडी बिल्डर है, अगर वो बॉक्सर है, अगर वो ट्रेनर है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो तमाम लॉजिक्स बनती हैं। लेकिन उससे पहले मुझे इतनी 4 महीने की एक्सरसाइज करके वैसा बनना भी है, तो फिर जरूर दिखाएं आप। लेकिन उससे पहले आप ऐसे कहते हैं कि तो
ऐसे नहीं होता। इसी तरह आप अपने चीज़ों को ना रैशनलाइज करते हैं। फियर्स भी अगर फर्ज करो आपके होते हैं, जो ऑब्जेक्शन होती है चीज़ के ऊपर, या आपके अपनी कुछ जहन में आपने चीज़ें बनाई होती हैं, तो ये आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये रिजल्ट्स देने होते हैं। तो लाइफ स्टाइल जब आप अपना समझते हैं, जैसे डायबिटीज वाला बंदा आम बंदे की तरह नहीं है, वो आम बंदे की तरह नहीं खाना खा सकता, वो आम बंदे की तरह मीठा नहीं खा सकता, वो आम बंदे की तरह उसका वॉशरूम आना जाना ये बाकी चीजें नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए उसको लाइफ स्टाइल बनाना होगा। अगर उसने लाइफ स्टाइल बना लिया तो वो प्रॉब्लम साहब है, जवानी से डायबिटीज फिट, क्योंकि लाइफ स्टाइल बनाना है, डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। इसी तरह मुझ में भी कुछ कमियां हैं, आप में भी कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को सामने रख के लाइफ स्टाइल आप बनाएंगे और उस लाइफ स्टाइल के ऊपर आप गोल रखेंगे। एक्सरसाइज एक लाइफ स्टाइल है। इस प्रोफेशन में मैं ना भी होता, मैं पिछले प्रोफेशन में जब था, या बचपन में मुझे एहसास था इस बात का कि एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखना है, और जो काम भी आप करेंगे उसमें फिर आपका फायदा होगा। तो लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज इंक्लूडेड, जैसे मैं रोटी कपड़ा मकान के साथ हमेशा एक्सरसाइज का नाम लेता हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझना और उसके बाद उसको अप्लाई करना, और उसके बाद गिविंग बैक टू कम्युनिटी, टू फ्रेंड्स, टू फैमिली, टू पीपल अराउंड यू, टू एनवायरनमेंट, ये सारे का सारा आपने सोचा हुआ होता है कि ये मेरा एक लाइफ स्टाइल है। तो जब तक आप उसकी मर्जी पे उसके साथ चल पड़ेंगे, उस प्रोफेशन में चल पड़ेंगे, उसके साथ आज उधर जा रहे हैं तो आप उधर मुंह उठा के चल पड़ेंगे, तो आप कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए सेटलिंग करना रिलेशनशिप में हमारे ऊपर है। अगर आप बहुत ज्यादा रोक रहे हैं, इतना रोक रहे हैं आपके, आप इनकैपेसिटेटिंग हद तक आपको स्टाइल शुरू हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते, आपके रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे, आपको लगता है कि ये जिंदगी जाया हो रही है, तो फिर जो भी आप डिसाइड करने हैं ऐसे लोगों के बारे में आप करें। मैं कहता हूँ हर दफा लोग हैरान होते हैं कि 10-15 साल ये किया तो अब कैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया। मैं साथ साथ बताता रहता हूँ, तो जैसे वो एनवायरनमेंट बन गया ठीक है, और हर बंदे को मैं बताता हूँ, मैं अपने घर वालों को कहता हूँ, मुझसे अच्छा अगर आपको भाई मिले बहनों से मैं कहता हूँ आप जरूर भाई बनाए उनको, क्यों मैं किसी को रोकूं। इसी तरह आप, मैं रेडियो में काम करने वाला हूँ, आप कुछ अच्छा एनवायरनमेंट मिले, आप जाइए वहाँ काम कीजिए, प्रोफेशनल और बेहतर जगहों पर जाएं, वहाँ पर काम करें। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा काम है एनवायरनमेंट बनाना और लोगों को अपॉर्चुनिटी देना। उसके बाद वो कैसे करते हैं नहीं करते, सेम गोस फॉर मी आल्सो, और ये चीजें मैं बनाता जाता हूँ और आगे जाता रहता हूँ चीजों में, ताकि चीजें खुद सेल्फ, कोई इंसान को कुछ चीज क्रिएट करे और सेल्फ सस्टेनेबल बना, कोई फायदा नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, सेल्फ प्रोपेल्ड होना। एक जमाने में तोपें जो थी ना, उनकी बड़ा मसला होता था, टायर होते थे, आना जाना बड़ा मसला होता था, गाड़ी के साथ लगा कर गाड़ी चढ़ नहीं सकती थी, उन्होंने कहा इसके नीचे ना टैंक वाला चीज लगा दो, सेल्फ प्रोपेल्ड टैंक, उसको ऐसे कर दिया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हर चीज को आगे आने वाले जमाने के साथ कंपैटिबल, आसान और प्रैक्टिकल करना होता है, तो लाइफ को भी करना होता है। अगर कोई आपको यहाँ से पीछे पकड़ के ऐसे रख ले तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए लोगों को और ये तब करेंगे जब आप अपने अंदर अपना रोल, अपनी गेम, जो अपना आपका लाइफ स्टाइल है उसको समझें और उसको फिर एक दफा करके प्रोफेशन जब चुनते हैं, और अगर बिल्कुल कुछ नहीं तो चेंज कर लें, लेकिन चुनने से पहले सोच लें, पार्टनर चुनने से पहले किसी भी चीज के लिए सोच लें ये सारी चीजें, और मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगा। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप आई कवर्ड द एंगल्स दैट आई कुड। और एक और चीज, कभी कभी आप जो रिएक्शंस और एक्शंस आपकी जिंदगी में होते हैं, कोई चीजें आप होती हैं लोग समझते हैं जी वो उसके साथ देखें बड़ा बुरा हो गया, कुछ भी बुरा नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता, वो सिर्फ होता है। उसको अच्छा या बुरा करना ये आपका काम है। रब ने हमको अच्छी या बुरी जिंदगी नहीं दी, रब ने हमको जिंदगी दी, उसको अच्छा करना मेरे यहाँ का और मेरे हाथ का, जिस्म का, अमल का काम है। इसको बुरा करना इसका भी अधिकार मेरे पास है, इसलिए हिसाब किताब है, वरना हिसाब किताब बुक नहीं बनती थी। बेसिक चीजों को समझना, और कभी कभी आप ऐसी जगह फंस जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं फंस गया हूँ, तो उधर समझना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी 2-3 जो मेरे काम है जिंदगी में किया, हर दफा मुझे लगता था कि भाई मैं जस्ट अगेंस्ट द वॉल आ गया हूँ, आगे दीवार है, लेकिन वो मेरे देखने में, मेरी सोच में दीवार थी, दीवार नहीं थी, वहाँ सब कुछ था अवेलेबल। उन जगहों पे फिर आप कुछ ना करें, जब आपको नहीं पता कि क्या करना है तो कुछ ना करें, पीछे हट के बैठ जाएं, सोचें, समझें,
चीज़ों को देखें, अपने आप से बाहर निकल के हो क्या रहा है, अपने बारे में जानें, जो हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको पहले से, अक्सर आपको पहले से पता होगा, इसीलिए आप उसके बारे में अनकंफर्टेबल होते हैं। चीज़ों का सब पता होता है इंसान को, वो बहुत इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट है, आप मानते नहीं हैं अपने ऊपर, क्योंकि हम जैसे रब पे ईमान नहीं लाए, उसी तरह हम अपने आप पे भी, अपनी इंट्यूशंस पे भी, सिक्स सेंस पे भी ईमान नहीं लाए हुए ना। तो इसीलिए हमें हर वक्त लगता है कि ये हो, जब आप मानने लगेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे वो अक्सर मैं ये शायरी की जो बात होती है ना, मैं एक दो लफ्ज़ शायरों से माजरत कर लेता हूँ। कुछ लोग तो अब दुनिया में नहीं, अब मसलन रॉबर्ट फ्रॉस्ट से मैं कैसे माजरत करूँ, लेकिन फिर भी तो मैं लफ्ज़ दो तीन मेरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। उनका वो सेंटेंस अगर आपको, ये 3 लाइनें अगर आपको याद है ना, तो ज़िंदगी में हमेशा आसानी रहेगी आपको। 2 roads diverged in a wood. 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. यकीन करें, हर दफ़ा, हर प्रोफेशन को चूज़ करते हुए, हर रिश्ता चूज़ करते हुए, हर दोस्त चूज़ करते हुए, हर मामले में ये जगह आई, वहाँ पर जो चॉइस करेंगे ना, बिकॉज यू आर व्हाट यू चूज़, आपकी क्वालिटी ऑफ चॉइसेस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बताएगी। आपकी क्वालिटी ऑफ चॉइसेस आपको जिंदा और जावेद भी कर सकती है और कभी कोई पुरसान हाल भी नहीं होगा। सो आपकी क्वालिटी ऑफ चॉइस सिर्फ क्वालिटी नहीं, रिजल्ट्स ऑफ योर लाइफ ऑल्सो दिखाएगी। इसीलिए चॉइसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। मुझे सर ये कहना था, क्वेश्चन मैं आपसे बाद में करूंगी। प्लीज चेक योर सिस्टम, आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है फेसबुक लाइव पे। थैंक यू। ठीक है, अभी जो किया जा सकता था वो हमने किया है, और बाकी जो है चेकआउट करते हैं। जी मैम, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। आज़ाद भैया, आपकी बातें बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है, हमेशा आंसर भी मिल जाता है। मेरे को एक चीज शेयर करनी थी, ये प्रेयर के बारे में। किसके बारे में? प्रेयर, यू नो, Prayer. पावर ऑफ प्रेयर क्या है? भगवान से जो आप जो प्रेयर्स करती हैं उसके बारे में। हाँ हाँ, ठीक वो है। किसी को सुझा पूछा कि व्हाट डू यू गेन बाय प्रेयर? जी। बेस्ट आंसर वाज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। He said, I gained nothing. In fact, I lost anger, depression, jealousy, irritation, and insecurity. स्वामी विवेकानंद की बहुत जबरदस्त Yeah. बातें होती हैं। But he is, if you read his book, is such a great person. So believe in yourself, have faith in your strength, build your willpower, and just do your best. Whatever you can, just take one thing at a time and work on it. And Good. listen to Azad Bhaiya and you will be fine. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और ये जो भी आगे हमारा शो आ रहा है, रिलेशनशिप विद गॉड, वो आज तक हम बहुत सारी बातें उनके बारे में कहते रहते हैं, लेकिन ना हम उनको जानते हैं, ना वो कहते हैं ना कि हम रब को मानते हैं लेकिन रब की एक नहीं मानते। तो वो कैसे, हम क्यों कहते हैं? और बहुत सारी बातें जो रब ने खुद अपने बारे में की, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता। यानी महबूब जो कह रहा है कि इसको ऐसे करो, वो नहीं करना आपने अपने हिसाब से 90 और चीज़ें करनी है जो नहीं चाहिए उसको, और फिर आप कहते हैं जी रिश्ता कैसे टूट गया, काम क्यों नहीं हुआ। तो ये समझना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो आगे जो हमारा शो आ रहा है ना, उसमें मेरा रब से क्या रिश्ता है और मैंने रब से क्या सीखा। रिश्तों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीखना और देना, लेना नहीं, सीखना और देना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपने कमाल बात की, आप बड़ी नब्बाज हैं, ठीक है जी, नब्ज़ देख कर कुछ लोग होते हैं ना, पुराने ज़माने में होते थे, नब्ज़ देख के तो मर्ज़ की तशख़ीस कर देते थे कि ये असल बंदे को ये मर्ज़ है। मर्ज़ से याद आया, क्योंकि अभी आप आई ऑन एयर, तो वेद याद है? वो लोग कहते थे कि जी मैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम हकीम के पास गए, वो आदमी हिकमत करता है, तो उसी तरह वो लोग कहते हैं जी हम वेद के पास गए दवाई लेने के लिए। पुराने ज़माने में जो आप पुरानी फिल्में भी देखें, तो वेद का क्या मतलब है? वेद लफ्ज़ वेदास से है। वेदास के जो है ना, वो भी बेसिकली उसको भी आप वेद से ही करते हैं, क्योंकि उसको भी कहते हैं, एक्चुअली ये संस्कृत का वर्ड है, और वेद का मतलब है नॉलेज। वेदा नॉलेज, वेदास को द सेक्रेड बुक ऑफ विजडम जो है कहा जाता है। और 4 हैं वो, जैसे हमें आपको साहे अरबा और साहे सित्ता के नाम आते हैं ना, तो इस तरह ये भी 4 हैं। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक। और इनमें भी वो, अब हमारे अब ये वेद भी नॉलेज से है, और हमारी तरफ
नॉलेज और विजडम से है, जैसे बुक ऑफ विजडम कहते हैं ना वेदास को, बिल्कुल इसी तरह हकीम भी हिकमत से है, हिकमत भी विजडम को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे तो सारी कहानी एट द एंड ऑफ द डे ख़त्म उसी के ऊपर जाके होगी, विजडम, फिलॉसफी, लव फॉर विजडम। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करके प्रैक्टिकली चीज़ों पे जाएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। वो शो के अंदर जो हमने बात करनी है, जो रिलेशनशिप ऑफ गॉड में, ये वो जो स्वामी विवेकानंद की उन्होंने बात की थी कि मैं ये चीज़ें मेरे से निकल जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह हम भी पूछा करते थे बचपन में, रब अजीम है, कमाल है, सब कुछ उसका है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसे क्या पड़ी है कि हम उसकी नमाज़ पढ़ें, ठीक है जी। तो हम क्यों उसको, हमारी नमाज़ों की क्या ज़रूरत है? जब ज़िंदगी में समझ आती है इंसान को तो पता चलता है ये ज़रूरत उसको नहीं है, ये हमें ज़रूरत है। हमें ग्राउंडेड रहने के लिए, हमें प्रैक्टिकल रहने के लिए, रियलिस्टिक रहने के लिए, ज़िंदगी को समझने के लिए, अल्फाज जो अदा करते हैं उसके लिए, वक्त की टाइमिंग सेट करने के लिए। बहुत लेट समझ आई मुझे ये बात। ये तमाम चीज़ें हम बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ऑफ माइंड के लिए करते हैं, अपनी चीज़ों को होप के लिए करते हैं, ठीक, अपनी हेल्थ के लिए करते हैं। ये बहुत बाद में समझ आती है, तो ये शो में हम ज़रूर बात करें। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड पॉइंट। रेडियो आज़ाद, you're on the air. Assalamualaikum. Sir, वालेकुम सलाम। Okay. I wanted to talk about a trait we call flexible. Being flexible, and the opposite of it would be rigid, stubborn. And I mean, we normally when we apply for a job or when we make relationship, people look at how flexible you are, how compromising are you able to compromise to live with another person. Sir. It could be your roommate, it could be your spouse, or it could be anything. Now, my question is, where is the line? I mean, where you become so flexible, so compromising that you give yourself up, and then where's the line where you start being like you seem to be rigid or stubborn? Sir. Is there a line there? I mean, where do we cross the line here? So there is always a line, first of all, that we have to understand, and that line, God always talks about that line कि हद से बाहर जाने वाले ना बनो। चाहे वो रिश्तों में होगा, चाहे वो इबादत में है, किसी भी चीज़ में वो लाइन है। But very good question, nice of you sir, thank you very much for using it. Most appropriate time की जो यूटिलाइजेशन होती है ना जी, आज के शो में हो रही है। सवाल उनका ये है कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड रिजिडिटी, रिजिड होना। फिर कहते हैं जी देयर इज अ थिंग कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। और कभी कभी आदमी फ्लेक्सिबल होने के चक्कर में इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि फिर कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाते हैं। रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी में एक्चुअली उतना ही फ़र्क है जितना कॉम्प्रोमाइज़ में और एडजस्टमेंट्स में है। लगता नहीं है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है कॉम्प्रोमाइज़ में और एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट आप विलिंगली करते हैं, रिजल्ट को सामने रख के दूसरे पे सिला रहमी में करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ आप मजबूरी में करते हैं। जो चीज़ आप मजबूरी में करते हैं उसके मेंटल इफेक्ट से लेकर फिजिकल इफेक्ट, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द इफेक्ट्स इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो भाई कहते थे ना, कभी कभी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो अगला बंदे जो मेरे लिस्टनर्स थे ना, जो पहले सुनते थे और अब वो देख भी रहे, कहते हैं अभी आने वाला है कुछ, हैं जी। कहते हैं द ऑप्टिमिस्ट एंड द पेसिमिस्ट बोथ डाई एट द एंड, बट द वे दे लिव देयर लाइफ इज टोटली डिफरेंट, ठीक। और मैं आगे से अक्सर कहता हूँ सेम गोज फॉर बिलीवर एंड नॉन बिलीवर, द वे दे लिव देयर लाइफ इज टोटली डिफरेंट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए, इन हदों को जानने के लिए दो बंदे ज़रूरी हैं। क्योंकि आप किसी भी रिश्ते में अगर हद एक ने मुतय्यन कर दी है, एक की हद 3 पे है, दूसरे की 7 पर है, तो ये हद तो ना हुई। इसीलिए दो मैच्योर बंदे मिलकर रिलेशनशिप बनाएंगे, दो सिक्योर बंदे मिलकर रिलेशनशिप बनाएंगे। एक मैच्योर है और एक इमैच्योर, एक सिक्योर और एक इनसिक्योर, और इनसिक्योर वाला सिक्योर होना नहीं चाहता, इमैच्योर मैच्योर होना नहीं चाहता। तो ये परमानेंट फ्रिक्शन रहेगी दो बंदों के बीच में, या दो पार्टीज के बीच में, दो कंपनीज के बीच में। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो पार्टनर सिलेक्ट करने से पहले, शादियां करने से पहले, बिजनेसेस करने से पहले कुछ चीज़ें सोचने की होती हैं। और अगर फ़र्ज़ करो अब ये चीज़ें गुजर गई, अब हम आगे आ गए, प्रैक्टिकल सवाल है ना, तो अब क्या करें? तो अब भी बैठ कर चीज़ों को समझ कर, रिजल्ट देख कर, दिखा कर ये बातें की जा सकती हैं। इंसान का काम है आखिर तक कोशिश करे,
कोशिश पे आप जब देखें कि ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, वक्त ज़ाया हो रहा है, सैनिटी बर्बाद हो रही है, काम नहीं हो रहे जिस तरफ आपने जाना है, गोल जो आपकी ज़िंदगी का है, क्या वो वाकई इतना इंपॉर्टेंट है या ऐसे ही आप कहते रहते हैं? उसके लिए आपने क्या सेक्रीफाइसेस की हैं? ये तमाम चीज़ें जब आप फिगर आउट करेंगे तो ज़िंदगी होगी बहुत आसान। तो जनाब, सबसे पहला जो आपका पॉइंट वापस आते हैं उसके ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच में अगर आप एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें तो ये आसान हो सकता है, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में करता रहता हूँ, और वो है प्रूडेंस। मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज़ भी कहते हैं इसको, ज़िंदगी आसान करने के लिए, डूइंग राइट थिंग्स फॉर राइट रीजंस एट राइट टाइम। और शुरू से ही ऐसे रखें इसको। एक बात याद रखिए, जिस आदमी को आप 500 रुपये देते हैं, उसको अगर आप सारी ज़िंदगी 500 देते रहेंगे तो वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप उसको 5000 दे देंगे तो वो पीछे कभी वापस नहीं आएगा, वो उससे ऊपर चाहेगा हमेशा। ये इंसान के साथ बेसिक प्रॉब्लम है। वो उसको हालांकि ये देखना चाहिए कि कमाया कितना जा रहा है, घर में कितना आ रहा है, उसमें से उसका कितना बनता है। तो इंसान, इसीलिए भाई साहब कमाल आदमी थे, रूसो थे शायद, उन्होंने कहा था नेवर एक्सीड योर राइट्स अदरवाइज सून दे विल बिकम लिमिटेड। हमेशा कम अकल लोग, हमेशा अनग्रेटफुल लोग, इसलिए किताब में क्लियर बताया गया हमको, तुम ना शुक्रे और बेसब्रे हो, अनग्रेटफुल हो और इम्पेशेंट हो। ये दोनों चीज़ें मैंने कितने सालों तक काम किया, मैं आपको सिर्फ अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ, बाकी लोगों को तो मैं नहीं जानता। सालों तक मैंने पैसे बढ़ाने के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो जहाँ से आ रहे थे मुझे लगता था ये रब की तरफ से मेहरबानी है, इस आदमी के साथ होना, इस आदमी के साथ काम करना, यही मेरे लिए बड़ी बात है। कम से मैं 2-3 और काम कर लूँगा, लेकिन इनका जब तक ये खुद बढ़ाएंगे, अपने वक्त पे बढ़ाएंगे, और अपने वक्त पे सब चीज़ें बाद में हुई। तो ये सालों लग गए इस तरह। कभी उन्होंने मुझसे पूछा सर आपने कभी लफ्ज़, मैंने कहा मेरा जब गुजारा चल जाता है मेरे भाई, तो जब बढ़ेंगे तो सब हमारे सामने ही, बढ़ेंगे तो आप कर देना, मैं तब भी आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए जो इससे मैं जो सीख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, जो गुडविल मुझे मिल रही है, जो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाकी दुनिया को मैं अपने ब्लड रिलेशन से, खान जी से लेकर ये बात कह रहा हूँ आपसे, हर बंदे तक जब आप उनको ज़्यादा देते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमेशा इसीलिए कहा गया, रब की राह में भी रब ने ये आपसे यही कहा है, अगर आप समझें तो, अगर इंटरप्रिटेशन अगर आप अपनी सीधी करेंगे ना, तो इतना अपना हाथ मत खोल दो कि पछताना पड़े, और छाती से भी ना बांध दो कि किसी कुछ दे ना सको। तो मयाना रवि का जो काम है ना, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी, कहाँ रुकना है, जहाँ जहाँ मैं नहीं रुका और जहाँ जहाँ चीज़ें नहीं हुई, वहीं सिर्फ मुझे ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी को अगर मैं वापस देखता हूँ रेट्रोस्पेक्ट में, तो सिर्फ वही मुझे तकलीफ़ें हुई जो मैंने चीज़ें लोगों के लिए की हैं। मुझे अंदर से पता था मैं अब भी ये नहीं कर सकता या नहीं दे सकता, या ये कमिटमेंट्स नहीं कर सकता मैं, इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड। और हाँ, जिस बंदे को मैंने किसी के कहने पे रखा ज़िंदगी में, काम पे, बिजनेसेस में, या मैंने उस वक्त मजबूरी में रखा, इन्हीं दोनों की वजह से मुझे हमेशा तकलीफ हुई। वरना जब भी मैंने किसी को भी सिचुएशन के हिसाब से, यही प्रूडेंस के एक्सरसाइज करके जब चीज़ों में रखा, तो मुझे कभी तकलीफ या परेशानी या आगे जाकर नहीं हुई। और मेरे साथ चलने वालों को, मैं कुछ लोगों के साथ 25, 20, 15 सालों से काम कर रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ के साथ हमेशा प्रॉब्लम थी, हमेशा रही, तो फिर वो मेरे साथ नहीं रहे। तो ये समझना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि हद को, ये शुरू से इन चीज़ों को रखेंगे तो ठीक है। और अगर नहीं हुई, अब आपका पॉइंट ये भी आ सकता है कि जी अगर शुरू में नहीं हुआ तो अब क्या करें। अगर हमने लेवल 5 पे नहीं रखा चीज़ों को, या ना 10 है तो 5 पे रखा आपने, तो अब हम क्या करें। तो उसके लिए ये है कि आप गैर महसूस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्क ऑन इट, और आहिस्ता आहिस्ता इसको वहाँ लेके जाएं जहाँ पर एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट कर सकें, उतना दें। ये भी खान जी से बात सीखी मैंने। लोगों को उधार देते थे तो मेरे सामने कभी देते थे तो ज़्यादातर लोग वापस नहीं करते थे। तो मैंने पूछता था आपको वो मांगते नहीं है, तो आगे से कहते थे नहीं मैं देना ही उतना, जो वो वापस ना करे तो मेरे का फ़र्क ही ना पड़े। यानी कि मैं उतना ही देता हूँ जो ना वापस करे तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। अपनी सेविंग से नहीं देता, जो मैंने सिस्टम बनाया हुआ घर के खर्च का, उससे नहीं देता, तो बात ख़त्म होगी। तो इसीलिए जिसको भी ज़्यादा देंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिसके लिए कम से कम किया, वो हमेशा इतने शुक्रगुजार थे कि मैं शर्मिंदा हो जाता था और मैं देने की कोशिश करता था ज़्यादा। और जिनको इतना दिया वो कहते थे कुछ नहीं किया आपने। तो इसका मतलब है बंदा देख लें और उसकी नेचर देख लें, क्योंकि नेचर नहीं बदलने वाली है।
ठीक, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। यहाँ हैबिट्स नहीं बदल पाते लोग, यहाँ अपने न्यूरो पैथवेज नहीं बदल पाते हम लोग, यहाँ बेहतरी का रिजल्ट नज़र आ भी सकता है आगे, आप फ्यूचर भी देख सकते हैं, कोई दिखा भी सकता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग, तो मुश्किल होता है। इसीलिए इस पर दोबारा से काम करके मिल बैठ के ये चीज़ें दोबारा से हल की जा सकती है। लंबा आंसर था सर, उम्मीद करता हूँ कुछ आसानी हुई होगी। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, दो क्वेश्चन पहले आप डिसाइड कर लें एक है कि दो। आई थिंक दो। अच्छा चलें, मेहरबानी है आपकी, जी शुरू कीजिए। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। किसी भी अगर आप महफिल में बैठते हैं जहाँ किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, या सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, अभी रिसेंट पास में बहुत सी खबरें आई थी जो कि फुलझड़ी की तरह आई और साबुन की झाग की तरह बैठ गई, लेकिन उन खबरों पे लोगों ने अपनी परसेप्शन ऑफ माइंड को रियलिटी बनाकर बिना जाने समझे, किसी वास्ते ताल्लुक के बिना तहकीक के अपनी राय बना ली, और फिर वही राय जो होती जुबान ज़बान हो जाती है। तो हमारे लोगों में जो ये राय देना है वो हमारी घुट्टी में है, या हमने आदत बना ली है हर चीज पे बिना तहकीक के? व्हाई पीपल मेक ओपिनियंस विदाउट एनी रिसर्च? इसका एक दो तरीके हैं, क्योंकि उनको ऐसी चीजें दी हैं, ऐसे ही लोग बातें बनाते थे, ऐसे ही लोग कार्रवाई डालते थे। ये रंगबाज लोग हैं बेसिकली। तो और ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर खड़ा हुआ है हमारा। मैं क्या था, वो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में आप इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे, तो मैंने कहा जी जो बंदा अपना काम नहीं करता उसको खाना मत दिया जाए, ठीक है। सो इसी तरह जो अपना रिसर्च करके काम नहीं करता, वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिजल्ट से नहीं दिखा सकता, उस आदमी की मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। वो जो मर्जी कहता रहे, उससे आप रिश्ता भी रखें, जो भी आपने काम करना है। और हमारा एक दोस्त था बचपन में, वो एग्जैजरेट बहुत करता था, तो बंदा बहुत अच्छा था, प्यार भी हमारा उससे बहुत था, लेकिन एग्जैजरेशन की वजह से उसने जो कुछ भी कहा, मैंने हमेशा उसको लेवल 2 या लेवल 3 पे रखा, क्योंकि मुझे पता था ये ऊपर के उसने 10, 20, 50 खुद बना लेने। लेकिन ये काम मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों को करते हुए देखा है, तो मुझे अफसोस होता है कि शायद राय जहाँ देना जरूरी है वहाँ चुप हो जाते हैं, और जहाँ जरूरी नहीं होता वहाँ। उसका रीज़न है ना, क्योंकि ये पढ़े लिखे, ये डिग्री याफ्ता लोग हैं, ये जिन्होंने ये पढ़ा लिखा है, इंग्लिश अच्छी बोल लेना, उर्दू अच्छी बोल लेना, बातें कर लेना, लोगों को इम्प्रेस कर लेना, ये वो वाले पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। शऊर, इनलाइटनमेंट, वाइज, सगैसिटी जिस बंदे में होती है, वो बंदा कभी ऐसी बात नहीं करता। वो हमेशा वेट करता है चीज़ों को के लिए। उसने ना एक मीटर बनाया होता है, उस मीटर के ऊपर चीज़ों को तोलता है, और उस मीटर में एक चीज़ है वक्त, एक चीज़ है इन्फॉर्मेशन अभी आती रहेगी। आपने रेडियो आज़ाद में इस शो में कभी ऐसी कोई बात किसी की चीज़ के बारे में, कम से कम इस शो में और एक दो और शोज़ में जो मुझे पता है उसमें कभी नहीं सुनी होगी कि ये अभी कितने बड़े बड़े इवेंट्स हुए यहाँ पे, उसके बावजूद उन चीज़ों के ऊपर जब कच्ची पक्की खबरें नहीं होती हैं, और हम पहले दफ़ा ये खबर ले आए आपके लिए, ये सिर्फ नीच सोच के, जिनका ऊपर बैठा हुआ हेड जो होता है ना, वो लूज हेड होता है जिसका, या जिसका जो शैलो होता है, वो ऐसी खबरें ब्रेक करने में एक दूसरे पे सबकत ले जाते हैं। तो ये जब तक, और ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, हर बंदा अपने आप को इल इन्फॉर्म्ड होने का मतलब इन्फॉर्म्ड होना नहीं है, उसका मतलब है इल पहले हैं आप और इन्फॉर्म बाद में हुए। तो उसकी वजह से आप जो चीज़ भी खोलेंगे ना अपने सेटअप में, अपने जहन में, उन चीज़ों के ऊपर खोलेंगे। इसीलिए मुझे ये गिले अक्सर लोग करते हैं कि सर आप पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे, करंट अफेयर्स पे शोज़ नहीं करते। वो मैं इसलिए नहीं करता कि पहले आप शऊर हासिल करेंगे, आप अपना रीज़न ऑफ बीइंग समझेंगे, आप अपनी इंटेलिजेंस के लेवल को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, आप कम्युनिकेशन सीखेंगे, आप ये सीखेंगे कि दोस्ती क्या है, मोहब्बत क्या है, पैशन क्या है, काम क्या है। आप ये सीखेंगे कि हमारी नीड क्या है, हमारी वांट्स क्या हैं, हमारी हैबिट्स क्या हैं, हमारी इंस्टिंक्ट्स क्या है, हमारी नेचर क्या है, और इन तमाम चीज़ों को। और फिर जो आप चीज़ें कहते हैं, इसीलिए रब ने हमसे कहा कि उस चीज़ की जिसकी तहकीक ना करो उसको आगे मत फैलाओ। ये क्लियर कट बताने के बावजूद भी अगर हम ये सब करते हैं, तो इसीलिए फिर मैं कहता हूँ कि लोग हैवानी हालत में या ज़ॉम्बीज़ हैं। इसका मतलब या तो हम बेसब्रे हैं, या फिर हमें अपनी होने का एहसास, अपनी राय देकर लोगों से वाह लेने में। नहीं, बेसब्रे होने से पहले भी हम जाहिल हैं बेसिकली। अगर आप क्लियर वर्ड चाहती हैं ना, तो हम पढ़े लिखे जाहिल भी हैं, और हम कम पढ़े लिखे जाहिल भी हैं, और हम लोग जहालत और इल्म को आज तक समझ ही नहीं पाए। इसीलिए जो भी अच्छी जगह होंगी ना जहाँ पे डिस्कशन की बात होगी, वहाँ पर ये सारे मसाइल होंगे। इसका मतलब है आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, इसका मतलब है आपके दिमाग कॉन्शियस लिविंग नहीं है, आपकी जो बात पकड़ी आगे आपने वो। इसी तरह आपने ज़िंदगी के फैसले कर देते हैं हम लोग, इसी तरह हम बाकी लोगों के बारे में वर्डिक्ट्स दे देते हैं। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब तक आप देखते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं, सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं रखते हैं आप,
उस वक्त तक आपका कोई भी बात आपके मुंह से निकलना या वो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, आपकी आंखों देखी नहीं है, आपने खुद अपने कानों से नहीं सुनी और समझी नहीं है, आपने खुद रिजल्ट सामने नहीं निकाले या देखे हैं, हर तरफ से आने के बाद चीज़ों को आपने ह्यूमन साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, मीडिया का जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके ऊपर, ये सारे उसके ऊपर जो नहीं वो लगाते होते हैं, वो क्या लगाते हैं फोटोशॉप में तस्वीर, हाँ फिल्टर्स, जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आप इंफॉर्मेशन फिल्टर करने के बेसिकली अहल नहीं है, बेशक आप जर्नलिस्ट हो। मेक सेंस? जी, दूसरा पॉइंट आपका दूसरा भी था। दूसरा पॉइंट जो हमारा माइंड है, माइंड पे आप बात कर रहे थे, एक तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है ना, जैसे हम हाथ उठाते हैं, माइंड को सिग्नल जाता है, हम हाथ उठाना चाहते हैं और हाथ उठा लेते हैं, माइंड आपको डायरेक्ट कर रहा है। एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जैसे बादल गरजते हैं और हम पीछे होके आंखें बंद कर लेते हैं। आपको किसी शख्स की मौजूदगी पसंद नहीं है, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और आप जाहिर नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपका माइंड उस चीज को गेज करता है और वर्बली या नॉन वर्बली आप वही एक्शन कर रहे होते हैं जो अगले को महसूस हो जाता है कि ही इज नॉट कंफर्टेबल। अगर आप उसको पर्दादारी कर लेते हैं, या तो आप बहुत बड़े एक्टर हैं या फिर आपने अपना कॉन्शियसली बहुत ऊपर काम किया हुआ है कि आप उसको कवर अप कर लेते हैं। तो ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है किसी चीज का भी, वो जो एक्चुअल इवेंट के होने से पहले जो छोटा सा एक गैप आता है ना, कि कोई भी चीज हो और आपका रिस्पॉन्स होने से पहले जो कड़ाक सा जो छोटा सा गैप आता है, उस गैप में उसको कैसे आप फिलर एज अ फिलर यूज कर सकते हैं आपको टू डू योर बेस्ट एक्शन टू ओवरकम दैट एक्ट। मजे की बात आपको बताता हूँ, सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे आप। ये जो आपने कहा ना, प्राइमरी जो आपका रिस्पॉन्स होता है चीज का, नॉर्मली आप किसी बंदे के सामने उसके साथ आप एकदम पीछे से जाके हाँ करें ना, तो एक रिएक्शन, या वो घबरा जाते हैं या उनके हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं या वो धक से रह जाते हैं। हमें ट्रेन मेरे पास कभी, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ ये गलती नहीं करना, क्योंकि मेरा हाथ उठ जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी ये बंदा कोई मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा ना, वो मेरे अंदर एक सिस्टम ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट है, ज़ीरो टॉलरेंस है इस किस्म की स्टुपिडिटी या प्रैक्टिकल जोक्स के लिए। तो हो सकता है आपको थप्पड़ पड़ जाए, या हो सकता है मैं आगे से इतने ज़ोर से आप पे धाड़ूं कि आप के साथ कुछ आप ना धक कुछ और ना हो जाए आपको। तो ये रिस्पॉन्स जो है ये फीड करना पड़ता है। और ये मैं हमेशा, जब भी मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं जिनको बड़ा शौक होता है इस किस्म के प्रैंक्स करने का या प्रैक्टिकल जोक्स, तो उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है कि आप जब आपका गाड़ी में जा रहे होते हैं, तेज़ गाड़ी चलाते हैं, आपको नहीं पता आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है और आपको नहीं पता आपके इंश्योरेंस पेपर्स कहाँ हैं, और आपने फ़ोन पे भी नहीं खींची, नए ज़माने में आपने फ़ोटो भी नहीं खींचा हुआ उसका, ठीक है जी। तो जब आप पुल ओवर हो जाते हैं तो आपको हाथ पैर पड़ जाते हैं, पसीने आते हैं, घबराहट हो जाती है, आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होने की कोशिश करते हैं। वो भाई साहब पहले से ही वो यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, रात किस वक्त होती है, गन पे उन्होंने हाथ रखा होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती है, हालांकि वो आपकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे होते हैं। अब अगर आपने कॉन्शियसली, मैंने अपने जहन में कॉन्शियसली और अपने ग्लव डिपार्टमेंट में दोनों चीज़ें रखी होती हैं, या मेरे फ़ोन में उसकी तस्वीर भी होती है, तो मैं हमेशा, आज तक कभी ब्रेथ टेस्ट नहीं हुआ, चाहे रात को 2 बजे बाहर निकले हों, आज तक कभी किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। फौजी होने की वजह से थोड़ा सा तरीक़ाकार भी होता है लोगों के साथ डील करने का, लेकिन कभी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। ना मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे इस किस्म का काम हो। सो ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं की तो आपको हाथ पैर पड़ जाते हैं उस वक्त, जब वो घबराहट में आपको समझ नहीं आई थी, वो कहता है बाहर निकलो, फिर और बड़े मसाइल हो सकते हैं आपके साथ। तो अगर आप तैयार नहीं हैं इन चीज़ों के लिए तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है जी। तो अभी आपने जो कहा कि जो रिस्पॉन्स होता है, जैसे बादल गरजता है तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे आपके अंदर इंस्टिंक्टिव डाली गई। जैसे एकदम मक्खी सामने आ गई, आप जहन को इतना जल्दी बता भी नहीं सकते, वो पहली आंख बंद कर लेगा। ये सब इंस्टिंक्टिव है जो कि नेचुरल इंटेलिजेंस की वजह से ऑपरेट, इसीलिए वो शो कर पहले हमने किया था, दोबारा कर देंगे। नेचर क्या है, इंस्टिंक्ट्स क्या हैं और हमारी हैबिट्स क्या हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमारी हैबिट्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उसका इंस्टिंक्टिव और नेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और नेचर किसी बहुत स्मार्ट आदमी ने, 1960s की एक फिल्म में एक लाइन थी जो मेरे दिमाग में जुड़ गई है, शब्द हो गई है, और वो थी, नेचर माय डियर इज़ व्हाट यू आर पुट ऑन दिस प्लैनेट टू राइज अबव। तो कोई चीज़ें जो हमें लगता है ना, वो हमारी लर्नड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई मजबूरी को हम नेचर कहना शुरू कर देते हैं। नेचर कुदरत से है, कुदरत वीकनेस पे नहीं है, कुदरत चॉइस पे है। और आपकी वीकनेस ये है कि आपने वीक चॉइस उठाई है। मेरी ज़िंदगी में जितनी गलतियाँ हुई वो मैंने की हैं, किसी दूसरे पे नहीं डालूँगा मैंने उससे सीखा, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहता हूँ। जब तक कल है तो भी, 5 साल और है तो भी, जो भी है 10 साल है जो भी है, ये ऐसे ही चलेगी। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं रिजल्ट्स, जब आप लाइफ मैनेजमेंट दुनिया को सिखा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ और लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है वो अपने पे भी अप्लाई करेंगे ना। यही तो सारा मकसद है कि अपना सीखा हुआ इल्म पहले खुद पे अप्लाई करेंगे। बाय द वे, इससे हमें याद आया,
हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर शो आने वाला है, फ्राइडे को इंशाल्लाह करेंगे, फेसबुक लाइव होगा। उसमें पिछले 20 साल से मैंने अपने ऊपर जो चीज़ें अप्लाई की हैं सारी की सारी आपको मेनू वन बता दूंगा। आर्काइव्स बन जाएंगे, रिजल्ट्स रहेंगे, खाना पीना, और पेपर 1 2 3 ही होंगे मेरे पास, बाकी सारे का सारा मेरी जो शेल्फ से लेके जो मेरा सोचना, जो पढ़ना, जो चीज़ें करना होता है, खाना पीना और लाइफस्टाइल है सिर्फ, ये सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें भी जिसमें जहन की मैनेजमेंट भी होती है, ये सारे आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है पार्ट 2 भी हो जाए अगर इंटरेस्टिंग हुआ और आप लोगों ने साथ दिया। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी। और उन्होंने, हाँ, उनका पॉइंट था कि वो जो थोड़ा सा इम्पल्स कंट्रोल, कुल 15 से 20 सेकंड होते हैं, उस वक्त मुंह को बंद रखें, सिर्फ ये 15 से 20 सेकंड। कोई इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, हर बंदा अपनी राय दे रहा है, आपको राय आई हुई है बहुत जोर से, मत करें समझें इस बात, सब्र, देखें क्या चल रहा है। वो वैसे ही आपको एजुकेट कर रहे हैं सारे अपनी अपनी बातों से, तो कोशिश करें जो कच्ची पक्की ना किसी को सर्व करें, पका कर खूबसूरत तरीके से करके, उसको भी याद रहे, आपको भी याद, अरोमा भी हो डिश का, तरीक़ेकार प्रॉपर होना चाहिए, किसी को पता लगे, महफिल बनी हो, जगह बनी हो, काम ठीक होना चाहिए। ठीक, ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रैक सूट में नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं हम गंदे मंदे और वैसे लोगों से, टके टके के लोगों से, ज़िंदगी में जिन्होंने कख नहीं करना और ना कभी उनका कोई एंड रिजल्ट आएगा, उनसे मिलने के लिए परफ्यूम में लग रही हैं, कपड़े पहने जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ पूरी हो रही हैं, और अब के सामने पजामे में हम गंदे मंदे से, पता नहीं साहब भी होता है कि खड़े हो जाते हैं। इसीलिए स्पेशल मैं आजकल मैंने ब्लैक एंड वाइट चीज़ रखी हुई है, जो कि पहले इन्वायरमेंट बनाएं, कम करें, सुथरा करें, सोना करें, और करते हुए बहुत सोने लगे। ठीक है जी, कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, ये मेरा स्टाइल कभी कभी ऐसे हो जाता है, आगे पीछे करके, जो नई ऑडियंस है वो माफ़ कर दिया करें। रेडियो आज़ाद, यू रौंदिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज वक्त खोटा नहीं कर रहा मैं आपका। ये तो ऐसा है कि आपके साथ एक सेशन होगा जिसमें मेरे पास हजारों सवाल है। आप एक काम कीजिए, सवाल पूछूं, आप जवाब देते जाइए। आप एक काम करेंगे, एक शो करते हैं जिसमें ना उसमें इंटरव्यूज़, उसका नाम होगा सिर्फ इंटरव्यूज़ विद आज़ाद। ठीक है, तो आप भी और भी बहुत सारे लोग हैं, आप करते जाइएगा, मैं साथ साथ ना तुर्की बतुर्की, वो क्या होता है, वो जो साथ साथ जवाब देते जाएंगे, और भी लोगों को अपने अपने मिल जाएंगे मौके। लेकिन ये जनरलाइज्ड क्वेश्चंस होंगे। जनरलाइज करें जी, जनरलाइज करें, छोटा छोटा जवाब सही। देंगे। ठीक है, मैं ये कह रही थी इसकी बात पे कि झरना या चश्मा जो जमीन के अंदर से फूटता है, इसी तरह विजडम जो है डीप डाउन इंसान के अंदर निकलती है, अगर डेप्थ है तो। जी। अगर डेप्थ ही नहीं है तो वो खोखले बर्तन की तरह बचता रहता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम जब आए माइग्रेंट्स बन के, तो बिग ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम, बिग हाउस, बिग कार, बिग दिस, बिग दैट, इस सारे सिनेरियो में व्हाट इज लाइफ, व्हाट वी आर, ये सब हम भूल चुके हैं। हम ये तो जानना चाहते हैं कि गैलेक्सी में क्या है, या स्मार्ट एप्पल 11 आया कि नहीं, सैमसंग गैलेक्सी 11 आया, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, और ना कोशिश करेंगे कि अपने आप को अपडेट कैसे किया जाए विद टाइम, विद डिमांड्स ऑफ टाइम जो है। और अब तो अपडेट भी नहीं करना है, हम ये करते हैं कि डिसीव, डॉज, लाइज टू आवरसेल्व्स and think we are living in advanced and civilized societies, and we are advanced people. बेसिकली हम ठग हैं। ठीक है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो फिल्म थी ना, ये ठगी करना ना, ये आप ठगी अपने आप से करते हैं, वो कॉन मैन जो अपने आप को पहले कॉन कर लेता है। और बड़ा अच्छा उनका पॉइंट था जी, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका। द वन who is looking, searching for the pathways of the stars and galaxies was not able, अपनी अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, couldn't travel in the world of his own thoughts. अब यही तो सारी सितम ज़रीफ़ी है, फिगर आउट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग, और हर बंदा कर रहा है, प्रोसेस में है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। लोग कहते थे इन्वायरमेंट नहीं मिलता, बेसिक सवालों के जवाब नहीं मिलते, बेसिक चीज़ें समझ नहीं आती, तो ये तमाम चीज़ें इसीलिए ये बनाया है एक प्लेटफॉर्म, जो हमें नहीं मिला हम दे के जाएं। जब आप इस फ़िलासफ़ी पे अमल करेंगे तो ज़िंदगी बाकी बहुत लोगों की आसान हो जाएगी। कोई है? रेडियो आज़ाद ही रौंदिए। हेलो जी, वालेकुम सलाम है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। आवाज़ आपकी बिल्कुल गायब है।
जी अभी कुछ बेहतर है? बहुत कुछ नहीं, अब बिल्कुल बेहतर होगी, यहीं रखिए। Sorry about that. बातों को सीख रही हूँ कि ठीक तरीके से कर सकूं, अगला बंदा थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। तो पहले जाऊंगी आपकी वो गिगल जो आप करते हैं ना, एक बात करके दो मायने वाली बातों पे। ये वो वाली बात है तो मत कीजिएगा नहीं, ठीक है? जी तो दो मायने जो अभी जो आपने किया ना, वो इट मेक्स अप द शो। चले। एंड वो जो जवाब आप कह रहे हैं कि तुर्की पर तुर्की देंगे ना, तो उस पे एक गाना भी है, जैसे आपको मूवीज याद आ जाती है ना, वो मैं ध्यान दुखी पे दुखी, हाँ जी। ये भी मैं ही आपको याद करा देता हूँ, या सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। हाँ, और हिंदी बा हिंदी, तुर्की बा तुर्की, वो भी है। हाँ जी, वो भी है। एक और था, शुक्र है आपने मेरे साथ वो गा नहीं दिया, हिंदी बा हिंदी, तुर्की बा तुर्की। अच्छा, ऐसा ही था ना, यही था कॉम्पोजिशन जी। जबरदस्त। ये डबल मायने वाली बातों पे एक था कि मैं कॉल कर रही थी, तो मेरी एक पाकिस्तान से मेरी जो कुरान की टीचर है ना, वो बेचारी, उनको इतनी वो समझ नहीं है, वो सिर्फ सीख रही है ना बातें, तो जो बच्चा कहता है उसको कि ये फुल हो गई है, इसको डिलीट करना, तो वो वही यूज कर दे दिया ना। तो मुझे मैसेज छोड़ रही थी कि बच्चे मैं कोशिश कर ली है भाई जी, तो कॉल करो, पर मेरे फोन की मेमोरी फुल हो गई। मेमोरी फुल हो गई, मेमोरी फुल हो गई, तो उसे खाली करना है। इस जमाने में जैसे अस आखने ऐसे ना, इन्वेंटरी खत्म हो गई है, तो आखते इन्वेंटोरी खत्म हो गई है, ठीक है? सो डिपेंड करता है किहड़े सिलेबल ते कित्थे जोर तुसां ने पाए दा। आई नो, मैंने ना अच्छा ना पहले सही आस्ते मेमोरी खत्म हो गई। बिल्कुल। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈ ਜੋ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ कदे भी याद नहीं रहती, बट अगर इसका तुसा इस तरह बयान करो कि अगले बंदे का मस्ती भी चढ़े, तो उसका समझ भी आवे, तो उसका हंसी भी आवे, तो इस तरह फिर शायद याद रहे जल्दी। बिल्कुल। ऐसे जो बच्चे असि सबक पढ़ाने हैं ते रट्टा मरवाने हैं, तो बेचारे रट के अंदर जड़ा असि इतरान के सीखने के ABCD रिदम किस तरीके बनती है, तो वो बच्चे फिर याद करके। बिल्कुल, जो असा कहना याद कराई आसी, उन्होंने निक्कियों याद कराई आसी ना, उन्होंने ये जेडे महीने होंदे न जिन्हां में 30 दैडे होंदे न, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, उस वेले सितंबर होंदा, असा सितंबर बाद भी होए, ठीक है? हाँ अच्छा, एक सवाल भी हाँ, तुसा आज है जो तुसा ने कीते, जे तुसा ने मुंह में फेंटा टॉफियां रखी दियां पुराने जमाने नी, रुपए दी 8 फेंटा ते आस्ते जो सौंफ वाली याद नहीं कि नहीं पता, सौंफ आमे का सौंफ एशियां कदे भी ना, लोग चाह भी जालिम सौंफ पा छोड़दे न, और चाह सिर्फ दुध ते पत्ती होंदी है, मेरे ते पानी होंदा थोड़ा जिहा, ते चीनी होंदी है, ए विच खुशबूआं पांदे रहंदे न अजीब अजीब सियां। मैं कहा मेरे कोल साह नहीं कदा चलदा उस चाह उत्ते। नहीं, एक सोफा वाली होंदी है ना, ते ओ सावे रंग दी होंदी है, हाँ, सावी फंटा होंदी है जुड़ी ऑरेंज कलर दी होंदी है। ए जो लगदा था जो लगदा था आसा जो उस टॉफी पे ना किसी ने अंगूठा मारे दा जी। नहीं, स्ट्रॉबेरी जरो माल्टा तो लभदा नहीं, तो स्ट्रॉबेरी तो मारे है ना, वो निक्कियों असा कह जो लगदा था जो उस पे किसी ने अंगूठा रख के उसका प्रेस कीता ना, देयर वाज अ डिप इन इट। राइट। हां जी, क्या आखते हो? अच्छा, क्वेश्चन है इसको पहले तो जेडे लॉक करदे आसे, तुसा ने तो जो आख्या क्वेश्चन है, जो इसको पहले जेड़ा लॉक करदे आसे वो भंगड़ा आसा। हाँ, दसो। नहीं, ये तो फन है ना जी, सवाल भी है ना, कुछ सीखना भी है ना, सिर्फ फन पे नहीं कर रखना। बिल्कुल सही। सवाल ये वे कि जो तुमने सारे शोज पूरे शो में इसलिए जितना गल्ला होना, उनमें से जो आप कह रहे हैं कि एक बैलेंस ढूंढना चाहिए, वो बैलेंस कैसे ढूंढा जाए? आई डोंट नो, सिली क्वेश्चन हुआ तो प्लीज सॉरी। नहीं, लेकिन वो बैलेंस, इट डजंट मैटर मैं कितनी स्ट्रगल कर लूं, इक्की मोरी तो बार बार दसी रहनी, और ऐसा ही होता है। पर मेरा अपना मसला है कि मैं दसी नहीं पावा इस सेंस के अगले बंदे दी नीयत उस तरह ही जे कुछ करदा करे, पर मैं औलाद दा आखसां कि मेरी औलाद कदे वो तकलीफां विच ते मैं उसां, इट डजंट मैटर इफ दे रियलाइज और नॉट, मैंने स्टिल हेल्प करनी, पर मैं दस्या रहंदा कि एक पॉइंट तक मदद करो, जो ना दुनिया वैसे छोड़ो कि कोई जो ना दुनिया से। जिस बंदे का ये पता लग जो ना कि तुसा का कितना नचोड़ा जा सकता है, ठीक है, वो बंदा भावें तुसां दी औलाद ही क्यों नहीं, वो तुसां बिचों चुरूंड के जो ना वो कढ सी। इस ते अगर तुसां का इस गल्लां दी तकलीफ नहीं होंदी,
तो फिर ठीक है। अगर आपको इस बात की तकलीफ नहीं होती कि आपको एक हद से ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपके ऊपर सितम ढाए जाएं या जो भी वो आपके साथ करें, तो फिर ठीक है, आप अजीम इंसान हो। लेकिन अगर एक वक्त के बाद आपको ये डर है कि मुतनफ़र भी हो सकती हैं, हद होती है हर चीज़ की, एक्चुअली हर चीज़ की हद होती है, होनी चाहिए, अच्छाई की भी है, बुराई की भी। इसीलिए कहा गया कि गुनाह उतना कर जितना तुझ में अजाब सहने की ताकत है। लोग रिश्तों में लोगों को अगर नहीं करेंगे आप, तो आगे जाके भी वो समझेंगे कि वो बाकी लोगों के साथ भी ये कर सकते हैं और फिर बहुत तकलीफ उठाएंगे नए ज़माने में जाके। तो जब आप किसी को ना एम्पावर करने का तरीका, टफ लव द कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सीखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। क्योंकि आप सिर्फ कल हो ना हो आप बच्चों की ज़िंदगी में, आप उनको दुनिया के आगे जब छोड़ेंगे ना, शीप्स अमंग वुल्व्स, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अपने आप भेड़ की तरह हैं भेड़ियों के बीच में। ये दुनिया को खामखा कह के कि दुनिया में अच्छाई अच्छाई, अपने आप से झूठ मत बोलें। रब आपको क्लियर कट, वो रियलिस्टिक रखना चाहता है। वो बताता है कि जेलसी के लिए जो पनाहें मांगी जा रही हैं, जो गिरों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालों के लिए, लोग ब्लैक मैजिक से लेके सिर्फ गाँव के गंवार लोग नहीं करते थे, वो ये दुनिया के और लोग भी हर इलाके में हर ज़माने में करते हैं। तो ये सारे और कॉम्प्लेक्सेस, इनसिक्योरिटी, क्राइम्स ऑफ पैशंस, इसमें कभी भी कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सोच समझकर हर चीज़ को बैलेंस में रख के करना है। अगर आपने ज़्यादा दे दिया है और वो चाहिए ही नहीं था, तो हम बड़े कमअक्ल हैं। जितना देना है वो 2-4 चीज़ें जो आपको रिश्तों में लोगों के लिए देना है, वो क्या था? अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। 1-2 लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाएंगे। अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। हम वो इसी तरह की ये समझ, ये किसी ने एवं नहीं लिख दिया ये सारी बातें। ये हमें जिस आदमी को समझ नहीं होती वो शुरू में देते देते फिर उसके पास कुछ नहीं बचता, और जब वो थक जाता, फिर वो रिएक्शन जब देता है तो या देती हैं, तो वो लोग कहते हैं इसको क्या हुआ, देखें कितना बुरा आदमी है, ये तो बुली कर रहा है, ये तो फलां हो रहा है। और भाई ये आपने जब हरकतें की, आपको किसी ने कभी बुली से याद आया, कुत्ते की तरह ज़िंदगी में नहीं पूछा होगा, लेकिन जब कोई करता है तो उसके बाद फिर वो तड़पता भी होगा ना, या वो तड़पती भी होंगी, या बच्चे भी ऐसे करते होंगे जिसके साथ भी आप करते हैं। और अगर वो अजीम अगर आप में से कोई पैदा हो गया है, मैंने नहीं देखा कभी, ठीक है, क्योंकि इंसान अजमत के लिए नहीं पैदा हुआ, इंसान फरिश्ता बनने के लिए नहीं पैदा हुआ। फरिश्ते तरसते हैं कि वो इंसान बने, क्योंकि इंसान के पास जो फ्री विल है और जो मज़े आप लूट रहे हैं ये वहाँ नहीं है। तो आपकी एक जगह है और उससे अफजल आपको किसी बात की वजह से बनाया गया है कि ये चीज़ें आपको मिली हैं, इस पर कंट्रोल रखना आपका काम है। एक्सपेक्टेशन पे कंट्रोल रखना, ये भी अभी पिछले सालों में हम लोगों ने सीखा है कि इस पर कंट्रोल करना हमारा काम है। एक्शंस में चीज़ों को हद करना, जो अभी आपने कहा है कि बैलेंस नहीं क्रिएट होता। क्या आप जिम जाते हैं तो जाते साथ बहुत बड़े वेट उठा लेते हैं? नहीं। अगर ज़्यादा इमोशनल है तो थोड़े ज़्यादा उठा लेंगे? गलत। आप उतना उठाएं जितने हमारे मसल की औकात है इस वक्त। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को देख के नहीं वेट उठाने, वो 20 साल से कर रहा होगा। तो आपने ये देखना है कि आपका हिस्सा बकदरे जुस्सा आपका जो हिस्सा उतना रखें जितनी आपकी जुस्सा, जो आपकी बॉडी की फ़िलहाल औकात है। तो इसीलिए शुरू से मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी होती थी। शुरू में स्विमिंग में जाता था तो लोग धड़ाधड़ लेंस लगा रहे हैं और मेरे से 1-2 के बाद मैं बीच में खड़ा हो जाता था क्योंकि गड़बड़ होती थी। आज मैं कर सकता हूँ जितनी मैं करना चाहूँ। अब भी मैं 2 बंदे मैंने जहन में रखे हैं, वो फार बेटर देन व्हाट आई कैन डू राइट नाउ। सो मैं उनकी तरह देखता रहता हूँ, उनका स्टाइल देखता रहता हूँ, उनका वो जो एफर्टलेस ईज से कर रहे हैं, थकते ही नहीं है कमबख्त। तो मैं उनके साथ, और उनकी वजह से मेरी मोटिवेशन भी बढ़ जाती है, मैं ज़्यादा लेंस कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है। तो इसी तरह पैसे कितने हैं आपके पास, इस वक्त कितने खर्च कर सकते हैं, कितने सेविंग में रखने हैं आपको, ये बैलेंस है। वेट कितना अपने पे डालना है, जिम में या जिंदगी में या रिश्तों में, किसको कितना बिठा के खिलाना है। किसी कमबख्त से जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अगर उसको मारना हो ना तो उसको बिठा के खिलाते रहें, खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो टफ लव का कॉन्सेप्ट अगर आएंगे, आगे शो आने वाले हैं जिसमें मोहब्बत को डिफाइन करेंगे, और वो प्रैक्टिकल लव जिससे आप भी बच जाए, अगला भी बच जाए और सुरखरू भी हो जाए और आपके लिए ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें भी कर सके। अगर आप नहीं करेंगे तो वो समझेंगे बाहर दुनिया ऐसी ही होती है। वो बाहर जाएंगे तो उनको माँ नहीं याद आएगी, उनको नानी याद आ जाएगी। ठीक है, माँ से पहले अगर नानी याद आ रही है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये समझें। और बाकी कुछ और भी लोग हैं जी हमारे साथ। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, शो से रिलेटेड एक पॉइंट था। एक अक्सर ना लोग जो हैं वो दुनिया से, मुख्तलिफ ममालिक से कॉल करते हैं
जब ये शो शुरू हुआ था और जब मैंने इसको जहन में और कॉन्शियसली और वैसे भी अनकॉन्शियसली डिज़ाइन किया, तो हमारे कुछ मसाइल चल रहे थे ज़िंदगी में, दुनिया में, तो हमारे लोगों से कुछ दुश्मनियाँ उन्होंने खुद ही बना ली थी। तो वो कहते थे आज़ाद साहब सारे शोज़ हम पे करते हैं। लोगों के साथ हमने काम किया जो हमारे साथ काम करते थे, वो कह रहे थे कि ये शो हम पे, आज़ाद साहब हमारे पे हम पे शो करते हैं, हमें कह रहे हैं। पुराने जो हमारे फौजी दोस्त हैं उन्होंने सुनना शुरू किया, वो कहते हैं हमें लग रहा है तू हमें कह रहा है। जो बंदे हमें सालों से जानते हैं वो भी कह रहे हैं, जो अभी 10-15 दिन पहले जिन्होंने रेडियो सुनना शुरू किया वो भी कहते हैं आप हमें ही कह रहे हैं। तो आपको समझना ये है कि एक तो हम कॉमनर्स हैं, कुल 8-10 इमोशन है, ह्यूमन इमोशन, जिसके ऊपर आपकी ज़िंदगी घूम फिर रही है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। दूसरा कुछ 15 से 20 से 25 ही सिचुएशंस हैं, इसका मतलब है, जिसके अंदर ये सब हो रहा है और आपको ये बातें जा जा के लगती हैं। किसी को ये बातें अच्छी लगती हैं, किसी को ये बातें ताज़ियाने पे बजती हैं जाके, ठीक है, बजने वो कहते हैं ना, ढीले हों अगर तार तो बेकार है मिजराब। यानी कि गिटार जो होता है ना, ये उसमें जो तार होते हैं वो जब जितने टाइट होते हैं उतनी अच्छी उनकी आवाज़ आती है। वो देखा होगा आपने, एक चीज़ वो लगाता है गिटारिस्ट अपनी उंगली के ऊपर, उसको मिजराब कहते हैं। तो अगर वो तार ही ढीला है तो मिजराब बेचारा क्या करेगा, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये समझना, ये शोज़ के अंदर, क्योंकि कनेक्ट करना अपने साथ, जब आप कनेक्ट कर जाते हैं और बायस्ड हुए बग़ैर, प्रेजुडिसेस के बग़ैर, ज़ात पात मज़हब, मर्द औरत, छोटा बड़ा, इनसे बाहर होकर जब आप ह्यूमन लेवल पे लोगों से कनेक्ट करते हैं तो फ़ौरन सबको, हम दोनों को एक ही लेवल पे हम आ जाते हैं और हम कम्युनिकेट भी करते हैं। एनर्जी का ट्रांसफ़र भी होता है आवाज़ के ज़रिए, आवाज़ में फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी में होती है। तो इस किस्म की जो तमाम चीज़ें हैं वो हम एक दूसरे के साथ करते हैं। और दूसरा, कनेक्ट जब हम करते हैं किसी बंदे के ब्रेन के साथ, जब आप मुझसे बात करते हैं तो कुछ चीज़ें मुझ तक आपकी बातों से, आपके स्टाइल से, आपकी चीज़ों से पहुँचती हैं। दूसरा, जब मेरे पास पॉइंट आता है तो मेरे जहन में उसके बहुत सारे एंगल आ जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं जो बंदे ने मुझे कॉल किया या मैंने जवाब दिया वो आपसे रिलेट भी करे, लेकिन वो जो 8-10 एंगल और मैं साथ आपको अक्सर हर पॉइंट के खोल के देता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने कहा था ना कि वो जवाब जो है वो रैपिड फायर होंगे। तो क्योंकि रैपिड फायर में फिर आप चीज़ें इतनी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप सिर्फ सवाल का जवाब देते। तो ये जिस हमें अगर लगता है और जिसको ये कनेक्शन नहीं फील होता, वो ये शो मत सुने, टाइम मत ज़ाया करे अपना। अभी आपका वक्त नहीं आया है, ये आपके लिए है ही नहीं। और कुछ लोग अभी, जैसे उन्होंने कहा था ना, सोशल मीडिया पे भी के लोग जो हैं वो हर बंदा बड़ा क्विक टू जज होता है। और ये मज़े की बात, अगर आपको एक चीज़ पसंद आई है, उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, अगर उसमें कुछ सजेशंस हैं तो दे दीजिए। नहीं पसंद आया तो कहीं और मगज़मारी कीजिए, वहाँ से शायद आपको कुछ मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कहानी लिखनी चाहिए। सो हर बंदे का जैसे लोग हैं वैसी सोच होती है। लेकिन अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजी के या सेल्फ डेवलपमेंट के आप स्टूडेंट हैं ना, तो राइटिंग देखकर बता सकते हैं बंदे के जहन में क्या चल रहा है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं इसकी, उसके एक्शंस देख के बता सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इंसान से कनेक्ट करेंगे, एनर्जी को जब आप साफ़ करेंगे, जब आप पॉजिटिव रखेंगे एनर्जी को, तो नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव को नहीं पहचानेंगे आप, नेगेटिव को फ़ौरन पहचान देंगे जब रिपल्सिव किस्म की चीज़ आएगी या वो रिपेल करेगी जब। सो इस किस्म की बहुत सारी आसान चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ। इसीलिए ये सब करने में मुझे बहुत आसानी होती है, जो कि वैसे बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन ये मसला मेरा अभी का नहीं है, बचपन से ही जो बातें सब कर लेते थे, बड़े आराम से कर लेते थे, मुझसे नहीं होते थे। और जो चीज़ें मैं करता था वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं, ये पागलपन है। अरे भाई, मैंने कभी आपसे कहा जो आप लोग करते हैं वो पागलपन है? मुझे किसी ने कहा कि भाई तेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मैं तो कभी ना कर सकूँ ये। मैं कहूँ भाई मेरी मुश्किल नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैंने ऐसी बनाई है। तेरे वाली मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं देखता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, ये अजाब है, मैं कभी ना लूँ। तो हमारी ज़िंदगियाँ हमने खुद बनाई हैं। ये आपको लगता है कि आपके ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं। आपके पास चॉइसेस थे, आपने डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस ने बचे दिए हैं। गलतियाँ भी अगर थीं तो वो बांझ नहीं होती हैं। और अगर कोई आप अपनी चॉइसेस की प्रोडक्ट हैं। आप जो खाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, रिश्तों में एक समझ है नहीं है, और जिसको ये लगता है मेरा सब ठीक चल रहा है, यकीन करें अगर बेसिक्स कवर नहीं हैं, बेसिक्स या बेसिस कवर नहीं है, तो आगे बहुत सारी चीज़ें एक साथ खुलने वाली हैं। जैसे आपको लगता है आज ही मैं लेट हो रहा हूँ, आज ही इशारे बंद हैं, आज ही अगला बंदा नहीं आया, आज ही उसने मुझे इसी वक्त कॉल करनी थी, आज ही वो उसने, ये सारी चीज़ें तरीके में ना होने की वजह से आती हैं। आज ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आज ही मैं जो चीज़ें नहीं करता था वो कर रहा हूँ।
ये एक दफ़ा ये चेन रिएक्शन है, लाइफ में भी ये चेन रिएक्शन है। धक्का पड़ गया एक दफ़ा आपको और आप औंधे मुंह पानी में एक दफ़ा गिर गए, जितने मर्जी आप स्विमर हों, और अगर आपकी सूरत मारी गई है, जैसे कहते हैं ना, आपको समझ नहीं आई कि अब क्या हो रहा है और बेहोशी की तरफ आप जा रहे हैं, तो फिर आप जो मर्जी हों। जो ज़्यादातर लोग डूब के मरे हैं वो एक्चुअली स्विमर ही थे। तो समझें इस बात को। नौसिखिया जो है वो नहीं इतने मरे, क्योंकि उनको पता था उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। सीखने वाले कभी कभी उनको लगता है कि वो आगे कर जाएंगे, लेकिन चीज़ें नहीं कर पाते। सो ये आज का ये पॉइंट, तो उम्मीद करता हूँ जी आज के शो में। हाँ, एक और पॉइंट था, उन्होंने कहा जी कि, और ये हम सारे पॉइंट लिसनर्स शो में इसलिए करते हैं ताकि हम अपने टॉपिक की तरफ जा सकें। तो मैं चाहूँगा अगले शो में आप तमाम लोग जो भी चीज़ें आपने बचपन में सीखी हैं, जो चीज़ें आपने अप्लाई की हैं, वैसे नहीं बतानी है आपने चीज़ें, जो चीज़ें आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपका है उसके बारे में बात करेंगे। कोई हेल्दी डाइट है उसके बारे में आप बात करेंगे, कोई न्यूट्रिशन की ऐसी चीज़ें हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी जो आजकल चल रही है, पोस्ट कोरोना और भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात हो गए हैं, इससे रिलेटेड कोई आपके पास चीज़ें जो आपने अप्लाई की हैं, जिसके रिजल्ट्स आए हैं, जिसका वेट उसके कंट्रोल में नहीं है, वो ये नहीं बता सक और बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन, वो ना आके बताए कि ये वेट को ऐसे कंट्रोल किया जाता है। जिसने किया है, जिसने मेंटेन किया है और उस पर रिज़ल्ट आए हैं, सिर्फ वो बताए। ये कार्रवाइयाँ कर करके और अजीब अजीब ये इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है, ना कोई होता है यहाँ, जैसा एनवायरनमेंट बन गया है। सो वो करें जो आप खुद अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। मेरा ख्याल है वक्त कम है हमारे पास, चलिए इस तरह आपको ट्रैक भी एंड में सुना देंगे। और हाँ जी, सवाल ये था कि जी ये जो लोग हमें बेगम साहिबा कहती हैं जी कि मैं अपने शौहर को जानती हूँ, और अक्सर लेडीज़ कहती हैं कि बंदे को उनकी बेगम से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो वो कहते हैं जी कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? वो लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने किसी से सुन लिया था, ज़्यादातर चीज़ें वैसे ही किसी ने कह दी थी और सुन ली थी, या वो बम्पर स्टिकर फ़िलासफ़ी है, या वो नीडल पॉइंट एक्सप्रेशन है, या एक ज़माने में किसी बंदे ने कह दिया था और लोगों ने उसके पीछे पड़ गए, ठीक है, और उससे ज़िंदगियाँ बर्बाद करते रहते हैं और अपने बारे में वो बातें कहते हैं जो उनको पता नहीं होता, और दूसरों के बारे में भी कहते हैं जो उनको पता नहीं होता। कोई बीवी नहीं जानती कि उसका शौहर कैसा है, वो सिर्फ उसके एक्शन रिएक्शंस और उनको चीज़ों को देख के एक आइडिया बनाती है, उसके बारे में वो जानती है कि उसका रिएक्शन क्या होगा इस चीज़ पे, इसका एक्शन क्या होगा, और ये चीज़ ये कर पाएंगे या नहीं करते या करते हैं। मर्द भी उतना ही बेगम को जानता है जितना वो जानती हैं। माँ बाप का अक्सर ये क्लेम होता है कि वो औलाद को जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज़माना इतना बदल चुका है 40-50 सालों में, और हर दफ़ा बदलता रहता है कि आप अपनी औलाद को नहीं जानते, उनको उनके दोस्त जानते हैं, उनके कॉलीग्स, उनके क्लास फेलोज जानते हैं, आप नहीं जानते। सो ये जिसको भी ये ज़ुहम है, ये गलत है, वो किसी इंसान को जानते हैं और उसका एक रीज़न है। कोई बंदा मुझे क्या, मैं आपको जानता हूँ, कैसे जान सकते हैं? मैं खुद अपने आप को रोज़ फिगर आउट कर रहा हूँ। कई चीज़ों का मुझे अपना पता है, क्योंकि मैं उस एनवायरनमेंट में रहा हूँ, तो मेरे क्या क्या एक्शन रिएक्शंस होते हैं या मैं कैसे करता हूँ। कई चीज़ें जब नहीं आती हैं तो मुझे उसमें नहीं पता होता मैं कैसे एक्ट या रिएक्ट करूँगा। आदमी, और दूसरा, अगर आप ग्रोथ के प्रोसेस में है, सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, तो नई से नई चीज़ आपसे टकराती है, और आपको अगर अच्छी लग गई तो क्या करेंगे आप? उसके हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी बनानी है, उसमें ज़्यादा सुकून मिलता है, ज़्यादा चीज़ें करनी है आपने। तो ये सब हम वैसे ही एक दूसरे को कहते रहते हैं, उनको जानते हैं। तो इस किस्म की बातें लोगों के बारे में ना किया करें। अपने बारे में आप कितना जानते हैं, सिर्फ अगर आप मैक्सिमम किसी के बारे में जानते हैं, मैक्सिमम, तो वो आप अपनी ज़ात के बारे में जानते हैं। आप कितने सिक्योर हैं, कितने इनसिक्योर, कितने बहादुर हैं, कितने बुज़दिल हैं, कितने क्लियर माइंडेड हैं, कितने नहीं हैं, किस जोगे हैं, किस जोगे नहीं हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं, और बाकी इम्प्रूवमेंट की हर चीज़ में गुंजाइश होती है। सो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि कोई किसी को जानता है, किसी को गैब का इल्म भी नहीं है। हर आदमी का एक ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट के अंदर वो बहुत कुछ जान सकता है। बुरा गलत नहीं है। जैसे मज़े की बात, मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, कलीमुल्लाह, जिन्हें रब से कलाम करने की वजह से उनको ये मिला, अपने पैगंबर थे, मज़हब दिया अपने ज़माने के हिसाब से, सब कुछ थे, उनको बहुत कुछ पता था। लेकिन जो हज़रत खिज़र को पता था वो उनको नहीं पता था। अक्सर लोग इस बात को बड़ा ये देखें, लेकिन देखें, इल्म उनके पास था, इनके पास बहुत था। उनके पास जो नॉलेज की ब्रांच थी जिससे वो डील करते थे, वो इनके पास नहीं था। तो उनके पास भी तो वो सब नहीं था जो इनके पास था। तो कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो सकती है चीज़ों के मामले में। इंसानों के बीच में
कमाल के बीच में और फील्ड्स के बीच में। सो हर आदमी के अपने अपने फील्ड और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, इंक्लिनेशन है, उसमें आप अच्छे होंगे। और जिस आदमी को ये बीमारी लग गई कि वो ये साबित करे मैं तमाम चीज़ों में अच्छा हूँ और वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो उसका मतलब है आपने जगह को, अपने आप को अपने जहन के हिसाब से रखें और चीज़ों के ऊपर काम करें। सो ये जानना कि भाई वो फ़लाँ उसको जानता है या फ़लाँ जानता है या किसी ने उसके बारे में कुछ कहा तो वो लास्ट वर्डिक्ट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आज का शो डेडिकेट किया था हमने शुरू में सोचने को। सोच और एहसास, थॉट्स एंड फीलिंग्स, टोटली डिफरेंट चीज़ें। इसके बीच में आप सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप ही सोच को एहसास बनाते हैं। आपको एक सोच आती है, वही आपको कमज़ोर करती है और वही आपको स्ट्रांग करती है, लेकिन उससे पहले बीच में आपका लॉक लगा हुआ है। यहाँ से वो गुजर के जाती है, यहाँ आप हैं जो कि सिलेक्ट करेंगे कि मुझे कौन सी थॉट चाहिए, नुकसानदेह थॉट चाहिए या फ़ायदेमंद थॉट चाहिए। न्यूरो साइंस ये बताती है कि जो अब अच्छी थॉट आप निकालते हैं वो 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो वीक थॉट होती है। इसका मतलब है आपका जो इनेट नेचुरल सिस्टम है वो पिक करता है अच्छी चीज़ को, आप ज़बरदस्ती उसमें घुसेड़ते हैं। बाकी लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसे हो गया है। इन तमाम चीज़ों को हम खुद ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप को अगर बेहतर करना है तो सबसे पहले बेहतर करना, इसको क्लियर करना पड़ेगा, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसके साथ रिश्ता रखना पड़ेगा, इसकी गेमों को, इसकी चालों को समझना पड़ेगा। इसमें आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो आप डालेंगे। गलत सोर्सेज को यूज़ करने से इन्फॉर्मेशन, गलत लोगों से, गलत इन्वायरमेंट से जो उसको चीज़ें मिल रही हैं वो उसके ही इमेजेस बनाता है, वो उसी की बाज़गश्त एको आपको सुनाकर उसकी रोशनी में आपको अपना आप दिखाता है। गलत है ये। आपने कौन सी किताब उठानी है, आपने कौन सा मीडियम यूज़ करना है, आपने कौन से लोगों में उसको क्या चीज़ दिखानी है, आपने उसको क्या इमेज देना है जो कि वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करे, ये आपका काम है, ये हमारा काम है। ठीक, इस बात के ऊपर हमने हमारी सबसे दो मेरी फेवरेट हैं, लेकिन एक नज़्म जो कि बड़ी मुश्किल से लिखी गई है। 12 लाइनें हैं, 12 इसके मिसरे हैं और शेर में 2 मिसरे होते हैं। हर मिसरा 4 लफ्ज़ों का है, 4 अल्फाज का है, टू बी करेक्ट लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और 4 अल्फाज को यूज़ करके छोटी बहर में कुछ चीज़ कहना और मेकिंग सेंस ऑफ इट ऑल्सो, और उसको साथ चलाना और कहानी पूरी कन्वे करना बहुत मुश्किल काम है। कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। और उसके बाद और उससे पहले वही बात जो हमेशा होती है, जिसकी वजह से ये शो यहाँ तक पहुँचा है, जिसकी वजह से हम लोग जहाँ हैं वहाँ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। थोड़ा सा म्यूज़िक ना हो जाए आपके लिए पहले, ताकि एंजॉय करें आप। गिटार की आज बात हुई थी ना, ढीले हों अगर तार, इसके तार बड़े पक्के हैं। चेक कीजिए। सोचना तो जिंदगी है, सोचना तो जिंदगी है, सोचना तो बंदगी है। वक्त वो छड़ी है, वक्त वो छड़ी है जिसको पड़ी है चोट फिर कड़ी है, आंसुओं की झड़ी है, नसीब से लड़ी है। वक्त वो छड़ी है जिसको पड़ी है चोट फिर कड़ी है, आंसुओं की झड़ी है, नसीब से लड़ी है, जिद पे अड़ी है, धूप में पड़ी है, सोच की घड़ी है, बात ये बड़ी है, लब पे खड़ी है। सोचना तो जिंदगी है, सोचना तो बंदगी है।